डेरियल एक 34 साल का सोल्जर है जो कि डीमन किंग आर्मी का वफादार है, क्योंकि बचपन में उसके माता पिता ने उसे बिल्कुल कचरा समझ के बाहर फेंक दिया था। लेकिन तब उसे आर्मी के 4 हेवनली जनरल में से एक ने अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद उसने काफी सारे लोगों की दिल लगा के सेवा करी और अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाया। लेकिन फिर भी वो आर्मी की सबसे लो रैंक पे अटका रह गया, क्योंकि उसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं थी। शुरुआती समय में डीमंस और ह्यूमंस के बीच में युद्ध होते रहा करते थे, और उन दोनों के बीच में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस था कि डीमंस मैजिक यूज कर सकते थे, लेकिन ह्यूमंस के पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं हुआ करती थी। और इसी वजह से सारे के सारे जनरल्स डेरियल को बहुत ही नीची नजरों से देखा करते थे। और जब से गार्डियन ग्रैंड बाजार रिटायर हुए, उनकी पोजीशन उनके बेटे बैश बर्जा ने ले ली। और पहले ही दिन हेवनली जनरल्स में से एक बैश बर्जा ने डेरियल को उसकी पोजीशन से लात मार के निकाल दिया। और उसको पैलेस से बाहर फेंके जाने के बाद में डेरियल के पास घर जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। और वहाँ से बाहर आने के बाद वो सोचने लगता है कि मैं एक डीमन हूँ, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। अगर शॉर्ट में कहूँ तो मैं किसी काम का नहीं। वो ये बात सोच ही रहा होता है, तभी उसके सामने लिजर्ड नाम का एक डीमन आता है जो कि बोलता है, डार्क सोल्जर डेरियल, क्या तुम अपने राउंड पे जा रहे हो? वैसे भी तुम्हारी लो रैंक है, तो तुम्हारे लिए सब काफी मुश्किल होता होगा ना। तभी डेरियल उसे मना करता है और बोलता है, अब मैं सोल्जर नहीं रहा, अब मैं सिर्फ डेरियल हूँ। और ऐसा कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। फिर डेरियल बोलता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने आज तक कुछ भी नहीं किया। मैं अपनी जिंदगी के पूरे 32 साल सिर्फ डीमन किंग की आर्मी में काम करता रहा, और अब इस पॉइंट पे आके मैं अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कैसे करूं? और ये सब बोलते बोलते उसे काफी ज्यादा भूख भी लग रही थी। फिर वो अपने चारों तरफ देखता है और बोलता है, आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ? फिर वो नीचे लेट जाता है और बोलता है कि इतने दिन हो गए मुझे यहाँ पे घूमते हुए, अब तो मुझे ऐसा लगने लगा है कि एक नई जिंदगी की शुरुआत करने से पहले मैं यहीं पे मर जाऊंगा। तभी उसके सामने एक लड़की उछल के आती है, और उस लड़की के पीछे एक बड़ा सा बीस्ट पड़ा था। अब जैसे वो बीस्ट उस लड़की के ऊपर हमला करने जाता है, डेरियल उसका हाथ पकड़ लेता है और उस लड़की को वहाँ से भागने के लिए बोलता है, और वो बीस्ट कूद के पीछे आ जाता है। फिर डेरियल बोलता है कि भले ही मेरे पास कोई भी पावर ना हो, लेकिन फिर भी एक लड़की को बचाना ये एक सोल्जर की ड्यूटी है। अगर कोई ऐसा डीमन होता जिसके पास मैजिक होता तो वो इसे तुरंत जला के मार देता, लेकिन मुझे तो बेसिक फायर मैजिक भी नहीं करना आता। तभी वो भाग के उसके पास आने लगता है, लेकिन उसके पैर लड़खड़ाते हैं और वो नीचे गिरने लगता है। क्योंकि उसने काफी समय से कुछ भी नहीं खाया था, इसी वजह से वो काफी कमजोर हो गया था। और इतने में वो बीस्ट उसके एक मुक्का मारता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। और अब वो बीस्ट उसे मारने आ ही रहा था, तभी डेरियल को वहाँ पे एक चाकू पड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन वो उसे देख के बोलता है कि ये वेपन ह्यूमंस ने बनाया है, और अगर मेरे जैसा डीमन ह्यूमंस के बनाए हुए वेपन का यूज करेगा तो ये डीमन किंग आर्मी के लिए काफी बेइज्जती वाली बात होगी। लेकिन फिर भी अब ये सब मैटर नहीं करता, और वो चाकू को हाथ में उठा लेता है। लेकिन अब उसे समझ में ही नहीं आ रहा होता कि मैं इसे कैसे पकड़ूं। तभी वो डीमन उसके ऊपर अटैक कर देता है, और डेरियल उसकी छाती में वो चाकू मार देता है, जिससे वो डीमन हार चुका था। फिर डेरियल बोलता है कि मैंने सिर्फ उन्हीं मूव्स को कॉपी किया है जिन्हें मैंने पास्ट में हीरोज को करते हुए देखा था, और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने अच्छे से काम करेंगे। और अब ये चीज देख के वो लड़की काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। फिर डेरियल बोलता है कि खून के कुछ छींटे मेरे मुंह पे आके गिरी है। उसके बाद वो लड़की, जिसका नाम मारिका है, वो कहती है, एक्सक्यूज मी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। आप बिल्कुल उस हीरो की तरह लड़े जिसे इतिहास में सबसे शक्तिशाली हीरो माना जाता था। फिर डेरियल बोलता है कि ये मेरे लिए सही कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये कहना अजीब लगेगा कि एक डीमन हीरो की तरह लड़ा। फिर वो सोचने लगता है कि इंसानों के साथ घुलना मिलना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, बेहतर यही होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ, इससे पहले की चीजें और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो। और जैसे वो जाने लगता है, वो लड़की उसे पीछे से पकड़ लेती है और बोलती है कि आप प्लीज मेरे विलेज चलेंगे, मैं आपको अच्छे से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और यहाँ पे डेरियल का गला घुट रहा था। वो लड़की बोलती है कि मैं आपको काफी अच्छा खाना खिलाऊंगी, और यहाँ पे डेरियल को भी काफी ज्यादा भूख लग रही थी। तभी वो लड़की डेरियल को घसीट के ले जाने लगती है, और डेरियल सोचता है कि मुझे लगता है कि इस चीज में मेरा कोई नुकसान नहीं है। उसके बाद वो लोग गाँव पहुंच जाते हैं, और मारिका उसे अपने घर ले जाती है, जहाँ पे मारिका के माता पिता भी होते हैं, जो कि डेरियल से अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। तभी वहाँ पे मारिका आती है और बोलती है कि माफ करना, मैंने तुमसे पहले अपना इंट्रोडक्शन नहीं करवाया, मेरा नाम मारिका है। और डेरियल भी उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। फिर डेरियल सोचने लगता है कि एक ह्यूमन विलेज है, इसका मतलब ये है कि मैं अपने दुश्मनों की टेरिटरी के बिल्कुल बीच में हूँ। अगर इन्हें पता लग गया कि मैं एक डीमन हूँ तो मुझे मार डालेंगे, इसलिए मुझे सावधान रहना पड़ेगा। फिर मारिका पूछती है, वैसे तुम फॉरेस्ट में क्या कर रहे थे डेरियल? फिर वो बताता है कि जिन एम्प्लॉयर के लिए मैं काम करता था, अब उनका बेटा बिजनेस संभालता है, और उसने मुझे काम पे से निकाल दिया, और मैं उस कंपनी के अंदर ही रहता था, इसी वजह से मुझे वो सब कुछ छोड़ के आना पड़ा, और यही कारण है कि मैं जंगल में घूम रहा था। फिर वो मन में सोचने लगता है कि जरूर मैं इन बातों से इन्हें बेवकूफ बना पाऊंगा। तभी मारिका बोलती है कि ये सही नहीं है, क्योंकि तुम एक काफी अच्छे पर्सन हो डेरियल, तुम इतने अमेजिंग हो कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली, और जबकि मैं तो तुम्हारे लिए बिल्कुल अनजान थी, और अगर मैं तुम्हारी कंपनी में होती तो मैं जरूर उस लड़के के मुक्का मारती जिसने तुम्हें कंपनी से निकाला। तो डेरियल बोलता है कि नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। फिर मारिका उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है, क्योंकि तुम्हारे पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, तो क्या तुम इस विलेज में रहना पसंद करोगे? हमारे पास यहाँ पे काफी सारे रूम खाली हैं। तो डेरियल बोलता है कि नहीं, तुमने मुझे खाना खिला दिया, इतना ही काफी है। फिर मारिका अपने डैड से
पूछती है कि सही रहेगा ना डैड। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ क्यों नहीं, हमारे गाँव के लोग तो हमेशा से चाहते हैं कि यहाँ पे और लोग आके रहें। तभी मारिका की मॉम बोलती है कि ऐसा स्ट्रॉन्ग पर्सन जो कि एक मॉन्स्टर को भी हरा दे, ऐसे लोगों का यहाँ पे हमेशा स्वागत है। फिर डैरियल बोलता है कि इस परिवार को थोड़ा सावधानी बरतना सीखना चाहिए। तभी मारिका वापस डैरियल से बोलती है तुम्हारे पास कोई जगह नहीं है ना जहाँ पे तुम जा सको। डैरियल मन में बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैं तुम लोगों का दुश्मन हूँ और अगर इन लोगों को मेरी असलियत का पता लगा तो मैं सच में खतरे में पड़ सकता हूँ। फिर डैरियल सोचने लगता है वैसे भी इस पॉइंट पे आके मेरी जिंदगी का मतलब ही क्या रह जाएगा, क्योंकि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे मेरी जरूरत हो, और वो उनके साथ रहने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन तभी अचानक से उसके पेट में अजीब सी आवाजें आने लगती है और वो बोलता है लेकिन क्या प्लीज मुझे पहले कुछ खाने को मिलेगा। और मारिका कहती है माफ करना, मैं अभी कुछ बना के लाती हूँ। और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैरियल बेड पे लेटा हुआ था। उसके बाद वो बोलता है तो आज से ये वो जगह है जहाँ पे मैं रहने वाला हूँ। जब मैं डीमन किंग के कासल में था तो मुझे हमेशा अपने रूम को शेयर करना पड़ता था। तभी उसके डोर पे मारिका नॉक करती है। फिर वो बोलती है डैरियल हर चीज के लिए तुम्हारा शुक्रिया, जो कुछ भी आज तुमने मेरे लिए किया है। तो डैरियल कहता है कोई बात नहीं। फिर मारिका बोलती है कि मुझे आज तक किसी भी मैन ने प्रोटेक्ट नहीं किया था और इसी वजह से आज के दिन मैं काफी ज्यादा खुश हूँ, तो मुझे सिर्फ तुमसे इतना कहना था कि गुड नाइट। और इतना कह के वो वहाँ से चली जाती है। और डैरियल सोचने लगता है कि एक डीमन जो कि एक ह्यूमन गर्ल की मदद करेगा, ये काफी ज्यादा अजीब है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैरियल बोलता है नौकरी, वो भी मेरे लिए, क्या मैं सच में कुछ काम आ पाऊंगा। और तभी मारिका के पापा बताते हैं कि मैं इस विलेज का गिल्ड मास्टर हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम एक एडवेंचरर बन सकते हो। और तभी उनके हाथ पे कुछ चमकने लगता है और वो बताते हैं कि जो भी एडवेंचरर गिल्ड में रजिस्टर करता है वो मॉन्स्टर्स को हराता है और हर्ब्स को कलेक्ट करता है। तभी डैरियल बोलता है क्या इसके अलावा कोई और नौकरी मिलेगी, जैसे कोई फील्ड का वर्क या फिर ऐसा कुछ। तभी मारिका के पापा कहते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हारी फिजिक को देखो, और वैसे भी इसमें रजिस्टर करना काफी ज्यादा आसान है। तभी डैरियल सोचने लगता है कि मैंने इस बारे में सुना है कि केवल इंसान ही इस गिल्ड में सक्सेसफुली रजिस्टर कर पाते हैं। और मुझे ये भी याद है कि मैंने सुना था जो डीमंस स्पाई बन के इसे रजिस्टर करने गए थे वो वापस लौटते वक्त पट्टियों में लिपट के आए थे। और तभी वो अपनी पीठ में दर्द का बहाना बनाने लगता है। तो मारिका उससे पूछती है कि डैरियल तुम ठीक तो हो ना। तो डैरियल बोलता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस मंकी से फाइट करते वक्त मैंने अपने आप को चोट पहुंचा ली। और वो सोचने लगता है कि मुझे कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा, अगर ऐसा ही चलता रहा तो इन्हें पता लग जाएगा कि मैं एक डीमन हूँ। तभी मारिका के फादर मारिका को उसकी हेल्प करने के लिए बोलते हैं। तभी मारिका एक सुई लेके आती है और डैनियल की उंगली पे लगा देती है, जिससे उसका ब्लड निकलता है और वो कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हाथ रख देता है। और अब डैरियल सोचने लगता है कि मुझे लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। और उसके चारों तरफ एक अजीब सा मैजिक घूमने लगता है जो कि उसे काफी ज्यादा गर्म लग रहा था। और इसी के साथ उसके हाथ पे भी एक निशान बन जाता है, जिसका मतलब ये था कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद डैरियल बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं डीमंस के बीच ही बड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे शुरुआत से लगता आया कि मैं उन्हीं में से एक हूँ, लेकिन असलियत में मैं शुरुआत से ही एक इंसान था। फिर डैरियल अपने बारे में बताता है कि काफी समय पहले मैं फोर्थ जनरल में से एक लॉर्ड ग्रैंड बार्जा को मिला था और उसी के बाद से मैंने डीमन किंग आर्मी में एक सोल्जर के तौर पे काम किया। हालांकि मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन अब मैं इस विलेज में रह रहा हूँ, वो भी एक इंसान के तौर पे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग मारिका के डैड को देखते हैं जो कि उसे एडवेंचरर बनने के बारे में लेक्चर देने वाले थे। तभी मारिका डैरियल से बोलती है कि तुम थोड़ा सावधान रहना, क्योंकि मेरे पापा भी पहले एक एडवेंचरर थे। फिर वो बोलते हैं कि चलो सबसे पहले हम ये प्रैक्टिस करते हैं कि ऑरा को कैसे कंट्रोल करें। तो डैरियल बोलता है कि ऑरा। तो मारिका के फादर बताते हैं कि ऑरा वो चीज होती है जो कि हर इंसान अपने जन्म के साथ लेके पैदा होता है और एक एडवेंचरर अपने ऑरा को अपनी वेपन के अंदर इन्फ्यूज करके लड़ता है। चलो अब कोई भी एक हथियार उठा लो जो भी तुम्हें पसंद हो। तो डैरियल एक तलवार उठा लेता है। फिर वो मन में बोलता है कि ये मुझे उस ट्रेनिंग की याद दिलाता है जो कि मैंने लॉर्ड ग्रैंड बार्जा के साथ की थी, लेकिन उस वक्त मुझे किसी भी शक्ति का अनुभव नहीं हुआ। और अब हम देखते हैं कि डैरियल के स्वॉर्ड उसके ऑरा से ग्लो करने लगती है। फिर मारिका के फादर कहते हैं कि चलो अब हम तुम्हारे टाइप को देखते हैं। वैसे 4 तरह के टाइप्स होते हैं और एक एडवेंचरर को उसी तरह के वेपन्स को यूज करना चाहिए जो कि उसके ऑरा के साथ कंपैटिबल हो। चलो सबसे पहले हम स्लैश के साथ शुरुआत करते हैं। तुम इस पेड़ के तने को काटने का ट्राई करो। फिर डैरियल अपने मन में सोचने लगता है कि मैंने आज तक किसी भी तलवार को नहीं पकड़ा है और ये करना मेरे जैसे बिगिनर के लिए काफी ज्यादा बड़ी बात है। और यहाँ पे मारिका भी उसे चेयर करने लग जाती है। फिर मारिका के फादर कहते हैं कि तुम्हें इसे पूरा काटने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हारी तलवार इसके आधे तक भी काट पाई तो तुम एक स्लैश टाइप माने जाओगे। तभी डैरियल अटैक करता है और वो एक ही बारी में पूरे तने को काट देता है। और अब वो मन में सोच रहा था क्या ये मेरे ऑरा की पावर है, और ये चीज देख के मारिका के फादर भी काफी ज्यादा शॉक होते हैं। अब इसके बाद वो स्टिंग टाइप को ट्राई करते हैं और डैरियल अपने तीर कमान के साथ रेडी हो जाता है। और जैसे वो अपने तीर को छोड़ता है वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और ये चीज देख के मारिका के फादर का मुंह खुला का खुला रह जाता है और उन्हें अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा होता। तभी डैरियल बोलता है कि ये धनुष तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। और यहाँ मारिका आके थोड़ा खतरनाक तरीके से उसे अप्रिशिएट करती है और बोलती है कि तुम्हारा एरो एप्पल के बिल्कुल बीच में से गया। और मारिका के फादर कहते हैं कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि किसी इंसान के पास 2 इतने खतरनाक टैलेंट हो सकते हैं। अब इसके बाद वो हिट स्टाइल
ट्राई करते हैं और डैरियल के सामने एक बहुत बड़ा सा पत्थर था और जैसे डैरियल अपना हथौड़ा घुमाता है वहाँ पे वापस से ब्लास्ट हो जाता है। और ये सब देख के मारिका के फादर बिल्कुल पागल हो चुके थे और वो बोलते हैं कि ये तो नामुमकिन है, आखिर ये सब देखने के बाद मेरा 30 साल का एडवेंचरर करियर क्या मायने रखता है। और ये सब देखने के बाद डैरियल उनसे माफी मांगता है तो वो बोलते हैं अपना मुंह बंद करो और इस बार जाके शील्ड उठाओ। और इस बार वो प्रोटेक्ट स्किल को ट्राई कर रहे थे। अब यहाँ पे डैरियल एक छोटी सी शील्ड लेके खड़ा होता है और मारिका के फादर के हाथ में एक बहुत बड़ा हथौड़ा था। तो डैरियल उनसे कहता है कि सर आपका ये जो हथौड़ा है तो लोहे से बना है ना, पर मेरी शील्ड तो लकड़ी की बनी है। अब मारिका के फादर उसे एक डेंजर लुक देते हैं और डैरियल कहता है ये मुझे मारने वाला है। और अब मारिका के फादर अपनी पूरी ताकत से उसके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन डैरियल ने उस छोटी सी शील्ड के अंदर ही अपना डिफेंस एक्टिवेट कर लिया था, जिसकी वजह से मारिका के फादर दूर जाके गिरते हैं। और अब डैरियल सोचने लगता है क्या मैंने एक लकड़ी की मदद से लोहे के हथौड़े को तोड़ दिया। अब उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और मारिका के फादर बताते हैं कि तुम्हारे पास चारों टाइप के परफेक्ट ऑरा है। तो डैरियल पूछता है क्या ये कोई रेयर बात है। मारिका के फादर कहते हैं कि ये तो रेयर से भी रेयर है, मैंने आज तक ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। फिर वो डैरियल से कहते हैं कि तुम इससे भी बड़ी दुनिया में अपने पंख फैलाने के लिए बने हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये काफी सेल्फिश वाली बात होगी अगर हम तुम्हारे जैसे स्टेटस वाले को अपने विलेज के अंदर रोक के रखें। और सेंट्रल गिल्ड नाम की एक टॉप ऑर्गेनाइजेशन है और उसे ज्वाइन करने का सपना हर एक एडवेंचरर का होता है और तुम उसे ज्वाइन करने से भी ज्यादा क्वालिफाइड हो। और इसी वजह से मैं एक लेटर लिखूंगा ताकि मैं तुम्हें उस गिल्ड में रिकमेंड कर सकूं। और ये सब बातें सुन के मारिका काफी ज्यादा उदास हो रही थी। फिर डैरियल अपने मन में सोचने लगता है क्या मैं एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे जाने का लोग सपना देखते हैं। इतने में मारिका रोने लग जाती है। तो डैरियल मारिका के फादर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जब मेरे पास कहीं पे भी जाने की जगह नहीं थी तब आपने मुझे रहने के लिए जगह दी और इसी वजह से मैं आपके एहसान को चुकाना चाहता हूँ और अगर मुमकिन हो तो मैं आप ही के विलेज में रहना चाहूंगा। और ये बात सुन के मारिका काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है। डैरियल बोलता है कि यही सही फैसला है और यहाँ से मेरी दूसरी जिंदगी की शुरुआत हो रही है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग मारिका के फादर को देखते हैं जो कि डैरियल को सभी लोगों से न्यू एडवेंचरर के तौर पे इंट्रोड्यूस करवा रहे थे। और वो बोलते हैं अगर तुम लोगों के पास कोई भी क्वेस्ट हो तो तुम मेरे यानी विलेज के मेयर के पास आ सकते हो। फिर डैरियल सबके इंट्रोडक्शन के लिए उन्हें थैंक्स बोलता है और कहता है कि मैं इस विलेज का हिस्सा बनने के लिए अपना बेस्ट दूंगा। और सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं कि ये तो काफी ज्यादा पोलाइट है। जब हमने सुना था कि ये कोई आउटसाइडर है तो शुरुआत में हम थोड़ा सा घबरा गए थे। फिर डैरियल बोलता है कि चलो अच्छा है, कम से कम मेरी शुरुआत तो अच्छी हुई, अब बस मुझे ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। तभी एक लड़का बोलता है कि मुझे पसंद नहीं एक एडवेंचरर, क्या तुम्हारे जैसा एक बूढ़ा ये जॉब अच्छे से कर भी पाएगा। तो डैरियल कहता है कि एक बुढ़ा, मानता हूँ मैं 30 साल का हो चुका हूँ लेकिन फिर भी। तो मारिका के फादर बोलते हैं गाशिता रुक जाओ, ये तुम्हारे साथ का एक नया एडवेंचरर है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि वो लड़का भी एडवेंचरर गिल्ड का हिस्सा है। फिर वो डैरियल से कहता है कि आखिरकार तुम्हारी रैंक क्या है। फिर डैरियल अपने हाथ पे देखता है तो वहाँ पे ई लिखा होता है और वो चीज देख के गोशिता बोलता है अच्छा तो तुम्हारी रैंक ई है, ये तो सबसे कमजोर रैंक है। फिर डैरियल उससे उसकी रैंक पूछता है तो वो बताता है कि मेरी डी रैंक है और तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम मेरी इज्जत करो और जब मैं अपने क्वेस्ट करूंगा तो मेरे रास्ते में मत आना। फिर मारिका के फादर डैरियल से उस लड़के के बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं और बताते हैं कि विलेज में ये एक लौता एडवेंचरर है और इसी वजह से उसे ऐसा लगता है कि वो सबसे ज्यादा स्पेशल है, लेकिन अब तुम आ चुके हो तो शायद वो तुमसे इंस्पायर होके अपना थोड़ा बिहेवियर बदले। फिर मारिका के फादर डैरियल को उसका फर्स्ट असाइनमेंट देते हैं और उसे बताया जाता है कि उसे थोड़ी सी मेडिसिनल हर्ब्स को कलेक्ट करना है, जिसके लिए हमारे पास काफी सारी रिक्वेस्ट है, लेकिन गाशिता ने इन सारी की सारी रिक्वेस्ट को मना कर दिया। तो डैरियल बोलता है कि ठीक है मैं इन सभी को एक्सेप्ट करता हूँ। तो मारिका के फादर कहते हैं कि तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि फॉरेस्ट में काफी खतरनाक मॉन्स्टर्स भी हैं। फिर वो बताते हैं कि गाशिता ने 1 महीने पहले एक असाइनमेंट को एक्सेप्ट किया था लेकिन वो इस मॉन्स्टर को नहीं हरा पाया। फिर वो लोग उस मॉन्स्टर की फोटो को देखते हैं और मारिका बताती है कि ये तो वही मॉन्स्टर है जिस मॉन्स्टर से डैरियल ने मुझे बचाया था। और ये बात सुन के मारिका के फादर वापस से शॉक हो जाते हैं। फिर डैरियल बोलता है कि एडवेंचर के तौर पे जो मेरी पहली जॉब थी उसे मैंने पहले ही कंप्लीट कर लिया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग होती है और हम लोग उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसे डैरियल ने हरा दिया था। और मारिका के फादर ये बताते हैं कि जिस मॉन्स्टर को डैरियल ने हराया था उसकी बॉडी हमें जंगल में मिल चुकी है। फिर वो गाशिता से कहते हैं कि तुमने इतना समय बर्बाद कर दिया कि तुम्हारी जगह उस मॉन्स्टर को डैरियल को मारना पड़ा और इसी वजह से तुम्हें डैरियल को थैंक्स बोलना चाहिए। और ये बात सुन के गाशिता फूक जाता है और वो गुस्से में उसे थैंक यू बोलता है। डैरियल मन में सोचता है कि मुझे पता था कि इसका रिएक्शन कुछ ऐसा ही होने वाला है। फिर गाशिता सामने पड़ी हुई मिशन रिक्वेस्ट में से एक को उठा लेता है। फिर वो डैरियल के पास वाली रिक्वेस्ट देखता है और बोलता है तुम मेडिसिनल हर्ब्स देखने जा रहे हो, अच्छी बात है, वैसे भी तुम्हारे जैसे ई रैंक वालों को यही जॉब सूट करती है। फिर वो जाते वक्त बोलने लगता है कि अब बस तुम देखते रहो, मैं किसी नौसिखिए से तो बेहतर ही हूँ और ये बात मैं प्रूव करके रहूंगा। फिर डैरियल कहता है कि वैसे मुझे भी चलना चाहिए। तो मारिका के फादर कहते हैं कि 1 मिनट रुको और वो उसके हाथ के ऊपर अपना हाथ रख देते हैं जिससे उसका सिंबल ग्लो करने लगता है। फिर वो डैरियल को बताते हैं कि तुम्हारी रैंक बढ़ा दी गई है, आखिरकार तुमने उस मॉन्स्टर को हरा के हमारे पूरे विलेज को बचाया है। फिर वहाँ पे मारिका आती है और
कहती है कि तुम्हें इंतजार कराने के लिए मैं माफी चाहती हूँ, चलो हम साथ मिलकर काम करते हैं और अपना बेस्ट देंगे। फिर डैरियल बोलता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे क्वेस्ट में तुम मेरा साथ दो। तो मारिका कहती है कि नहीं, वो जरूरी है। डैरियल, तुम अभी अभी हमारे विलेज में आए हो, इसी वजह से मैं तुम्हें हमारे गाँव की हर चीज दिखाना चाहती हूँ। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं डैरियल को, जो कि कहता है कि मारिका, तुम्हें मेरे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो ना कि जंगल कितना ज्यादा खतरनाक है, इसी वजह से लोग एडवेंचरर्स को हायर करते हैं। मारिका कहती है कि तुम चिंता मत करो, विलेजर्स भी फॉरेस्ट के अंदर आते हैं। एडवेंचरर्स को सिर्फ वो रिक्वेस्ट दी जाती है जो कि डीप फॉरेस्ट के अंदर हो, या फिर कोई ऐसा एरिया जो कि काफी ज्यादा खतरनाक हो। और हाँ, कभी कभी जब हम ज्यादा आलसी हो जाते हैं तब भी हम एडवेंचरर्स को हायर कर लेते हैं। तो डैरियल सोचने लगता है क्या एडवेंचरर की जॉब सिर्फ ऐसे फालतू के काम करने के लिए बनी है। उसके बाद वो लोग एक चट्टान के पास आ जाते हैं जहाँ पे मारिका कहती है कि इस पे चढ़े हुए काफी समय बीत गया, और वो उसके ऊपर चढ़ने लग जाती है। तो डैरियल पूछता है क्या तुम चढ़ पाओगी। तो मारिका बताती है कि हाँ, क्योंकि मैं भी एक एडवेंचरर बनना चाहती हूँ जिससे मैं अपने विलेजर्स की मदद कर पाऊँ। ये बात सुनकर डैरियल मारिका से पूछता है क्या उस दिन जब तुम जंगल में थी तब भी तुम किसी की मदद कर रही थी। तो मारिका बताती है कि हाँ, मेरे पड़ोस में एक बूढ़ी दादी रहती है और उन्हें थोड़ा सा जुकाम हो गया था, इसी वजह से मैं उनके लिए हर्ब्स लेने गई थी। वैसे तो मैंने गाशिता से बोला था, लेकिन उसने मना कर दिया। उसने कहा कि वो हमारी हर्ब्स लाने में हेल्प नहीं करेगा, इसी वजह से मुझे खुद ही जाना पड़ा। तो डैरियल उससे कहता है कि सही में तुम्हें मेरे साथ आने की कोई जरूरत नहीं थी मारिका। तो मारिका कहती है कि नहीं, उस दिन आपने मुझे बचाया था और इसी वजह से मैं उसे रीपे करने के लिए आपकी हेल्प करूंगी। और अब डैरियल भी ऊपर आ जाता है। तो मारिका उससे कहती है कि चलो हाथ पकड़ते हैं, कहीं हम लोग गुम ना हो जाएं। तो डैरियल उससे कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग गुम थोड़ी होंगे। लेकिन मारिका फिर भी उसका हाथ पकड़ लेती है। उसके बाद वो लोग अपनी लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और अपनी हर्ब्स को कलेक्ट करने लगते हैं। फिर डैरियल मारिका को देख के कहता है कि लगता है इसे एडवेंचर के काफी सारे काम आते हैं। और अब डैरियल हर्ब्स को कलेक्ट करने लगता है, लेकिन तभी मारिका आके उसे बताती है कि ये हर्ड बियॉन्ड लीफ नहीं है। वो बताती है कि हर्ड बियॉन्ड भी लीफ एजेस से काफी ज्यादा शार्प होती है, और जब वो तुम्हें मिल जाए तो प्लीज उनकी सिर्फ एक ही पत्ती लेना ताकि हम उन्हें वापस से उगा पाए। ये बात सुनकर डैरियल मारिका का शुक्रिया अदा करता है और मारिका थोड़ी सी शर्माने लगती है। फिर वो उससे बोलती है अच्छा, मैं बाकी की जरूरी हर्ब्स भी कलेक्ट कर लेती हूँ। और तभी वो अचानक से एक बड़े से पेड़ को उठा लेती है जिसके नीचे वो हर्ब्स लगी हुई थी। फिर वो कहती है कि देखो, ये हिरन के निशान है। लेकिन डैरियल को कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो नीचे झुक के देखने लगता है। तभी मारिका कहती है कि हमें उसका पीछा करना चाहिए, और अगर हमें वो मिल गया तो आज रात हम उसे डिनर में खा पाएंगे। फिर डैरियल सोचने लगता है कि मैं गिल्ड मास्टर की बेटी से इससे कम तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूँ, ये इन सब चीजों में काफी ज्यादा अच्छी है। फिर डैरियल मारिका से कहता है कि मिस मारिका, उस वक्त जब आपके पीछे बंदर पड़ा हुआ था तब आप उसे खुद भी तो संभाल सकती थी। तो मारिका कहती है कि नहीं, मुझे लड़ाई से डर लगता है और इसी वजह से मिस्टर डैरियल आप ही ने मुझे बचाया है, और हाँ, मुझे बचाने वाले से मैं एक फेवर मांगना चाहती हूँ। तो डैरियल पूछता है कि आखिर वो क्या है। तो मारिका कहती है कि क्या तुम मुझे मिस मारिका बुलाना बंद करोगे। मुझे लगता है कि समय हो चुका है कि अब तुम सिर्फ मुझे मेरे नाम से बुलाओ। जब तुम मेरे नाम के आगे मिस लगाते हो तो वो काफी अजीब सा लगता है। फिर डैरियल थोड़ा नर्वस सा होके उसका नाम लेने की कोशिश करता है, और जैसे वो मारिका बोलता है, मारिका उसे टाइट से हक कर लेती है। तभी डैरियल बोलता है कि देखो मारिका, वहाँ पे एक डियर है। तो मारिका कहती है डैरियल, तुम तो काफी ज्यादा अमेजिंग हो, यहाँ तो सच में एक हिरन है। तभी डैरियल सोचने लगता है कि ये तो काफी ज्यादा क्यूट है, लेकिन तभी अचानक से वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक लंबी सी छलांग मारता है। पहले तो डैरियल को लगा था कि वो उसके ऊपर हमला करेगा, लेकिन वो जाके झाड़ियों में घुस जाता है। फिर हमें पता लगता है कि झाड़ियों में एक मॉन्स्टर था और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो डैरियल सोचता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो डियर ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तभी मारिका कहती है कि अब हमारे पास मौका है, हम इन दोनों को मार सकते हैं, ये काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहे हैं। और ऐसा कह के वो उनके ऊपर हमला करने चली जाती है और उसके साथ में डैरियल भी आ जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं विलेज के लोगों को, और मारिका उन्हें बता रही थी कि इस डियर और मॉन्स्टर को डैरियल ने हराया है। तभी उनमें से कोई बोलता है लेकिन ये तो हर्ब्स कलेक्ट करने वाले क्वेस्ट पे गए थे ना, ये तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। तो डैरियल कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, और यहाँ पे गाशिता ये सब चीजें देख के काफी ज्यादा फुक जाता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हमें पता लगता है कि गाशिता को उस मॉन्स्टर को मारने का क्वेस्ट मिला था जिसे डैरियल ने कंप्लीट कर दिया। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और डैरियल बोलता है कि ये दिन खत्म हुआ और अब मुझे इस जगह पे रहने की आदत हो गई है, और आमतौर पर मेरा ज्यादातर समय यहाँ पर बिना किसी इंसिडेंट के बीतता है। फिर हम देखते हैं कि डैरियल गिल्ड की तरफ जा रहा है और रास्ते में उसे गाशिता मिलता है, जो कि जानबूझ के उसे धक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन उस धक्के की वजह से वो खुद ही पीछे जाके गिरने लगता है और फिर गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर डैरियल गिल्ड के अंदर जाने लगता है तो मारिका उससे कहती है तुम्हारा स्वागत है, क्या तुम पहले खाना खाना पसंद करोगे या फिर सोना पसंद करोगे या फिर तुम वो पसंद करोगे। और इतने में डैरियल उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और मारिका के फादर से कहता है कि मैंने क्वेस्ट पूरी कर ली है। लेकिन उसके फादर वहाँ पे थोड़े परेशान बैठे हुए थे, तो वो उसको बताते हैं कि गाशिता कंट्रोल से काफी ज्यादा बाहर हो रहा है क्योंकि तुमने उसके 2 क्वेस्ट पूरे कर दिए। तो डैरियल कहता है कि हाँ, उसके लिए तो मुझे भी बुरा लग रहा है। तो मारिका डैरियल से कहती है कि आखिरकार तुम्हें क्यों बुरा लग रहा है, तुमने कुछ गलत
गलत नहीं किया है। अगर तुम एक एडवेंचरर हो और तुम एक मॉन्स्टर को मारने का चांस मिलता है तो तुम उसे पूरा करना चाहिए। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि बात तो सही है, लेकिन मुझे कोई और चिंता सता रही है। वो बताते हैं कि जब गाशिता यहाँ पे था तो एक अर्जेंट रिक्वेस्ट आई थी जो कि सी रैंक या फिर उससे ऊपर वाले ही कर सकते हैं। इस मॉन्स्टर का नाम है ब्लेड डेथसाइड और ये उन मॉन्स्टर से काफी ज्यादा खतरनाक है जिन्हें तुमने मारा था। ये बात सुन के मारिका कहती है, लेकिन इस मॉन्स्टर को तो बड़े टाउन वाली गिल्ड को हैंडल करना चाहिए था ना। जिस पर उसके फादर कहते हैं, हाँ ये क्वेस्ट बड़े टाउन वाली गिल्ड के लिए ही है, ये हमारे पास इसलिए आई है ताकि हमें भी इस मॉन्स्टर के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाए। लेकिन गलती से गाशिता ने इस क्वेस्ट को पढ़ लिया और अब वो उसे मारने चला गया। तो डैरियल कहता है क्या हमें इसी तरीके से शांत बैठना चाहिए, क्योंकि अगर वो मॉन्स्टर सी रैंक से ऊपर वाले एडवेंचरर्स के लिए है तो गाशिता के लिए काफी बड़ा खतरा हो सकता है, क्योंकि वो तो सिर्फ डी रैंक का एडवेंचरर है। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि तुम उसकी चिंता मत करो, नेबरिंग टाउन की गिल्ड ने उस मॉन्स्टर को हराने के लिए काफी सारे एडवेंचरर्स को भेज दिया है। तो मारिका कहती है क्या ये सही रहेगा कि हमारा एडवेंचर दूसरी पार्टी के एरिया में आए, ये तो काफी गलत बात होगी ना। तो डैरियल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जाऊंगा, मैं गाशिता को वापस लेके आऊंगा। तो मारिका कहती है कि मैं भी साथ चलूंगी। तो डैरियल बोलता है कि नहीं, इस बार मुझे अकेले जाने दो, तुम्हें ऐसी खतरनाक चीजें एडवेंचरर्स पे छोड़ देनी चाहिए। ये बात सुन के मारिका भी मान जाती है और कहती है चलो मैं तुम्हारे लिए चीजों को तैयार कर देती हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो एक पोटली लाती है और डैरियल को देने लगती है और बताती है कि जिन हर्ब्स को हमने कलेक्ट किया था उससे मैंने मेडिसिन बना दी है, इसे तुम अपने साथ रखो। तो डैरियल भी उन मेडिसिन को ले लेता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो फॉरेस्ट में आता है और वहाँ पे आके उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मची हुई थी। तभी उसे अचानक से आवाज आने लगती है और उसे पता लगता है कि वहाँ पे गाशिता दौड़ रहा है और उसके पीछे वही मॉन्स्टर पड़ा हुआ है। तभी डैरियल भी तैयार हो जाता है और कहता है लगता है कि अब समय आ चुका है, इसे हराने के लिए मुझे अपनी जान दांव पे लगानी पड़ेगी। उसके बाद डैरियल उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे इग्नोर करके गाशिता के पीछे भागने लगता है और डैरियल भी उसका पीछा करने लगता है। तभी गाशिता पीछे मुड़ता है और अपने 2 एरोज निकाल लेता है और बोलता है कि तुम इस विलेज के नंबर 1 एडवेंचरर को अंडर एस्टिमेट मत करो। और वो उस मॉन्स्टर के ऊपर अपने एरोज फायर करता है, लेकिन उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। और ये देख के डैरियल सोचता है आखिरकार ये इतना टफ कैसे है। तभी वो मॉन्स्टर गाशिता के ऊपर अटैक कर देता है और डैरियल उसे बचाने के लिए हवा में जंप करता है। और ये चीज देख के गाशिता बोलता है क्या इतना सारा ऑरा। और तभी डैरियल अपनी तलवार निकालता है और उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है, जिससे उस मॉन्स्टर का काफी हद तक हिस्सा कट चुका था। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर अपनी पूंछ से डैरियल के ऊपर वापस से हमला करता है, लेकिन डैरियल अपनी शील्ड एक्टिवेट करता है और अपना डिफेंस कर लेता है। लेकिन वो मॉन्स्टर काफी ज्यादा पावरफुल था, इसलिए डैरियल को एक झटका लगता है और उसकी पूरी तलवार टूट जाती है। और फिर वो स्नेक मॉन्स्टर उसके ऊपर वापस से अटैक कर देता है। और अब डैरियल सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, मैं हिट का इस्तेमाल करूंगा और उसके बाद स्टिंग का, इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो काम करेगा ही। तभी वो उस टूटी तलवार के टुकड़े को पकड़ता है और अपने मैजिक को एक्टिवेट करने लगता है। और जैसे वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोल के आगे बढ़ रहा था, तभी डैरियल उसके मुंह के अंदर वो टुकड़ा फेंक देता है, जो कि उसके अंदर जाके उसका पूरा शरीर फाड़ के बाहर निकल जाता है। और इसी के साथ वो मॉन्स्टर मर चुका था। और ये चीज देख के गाशिता का मुंह खुला का खुला रह जाता है। फिर डैरियल बोलता है कि चलो शुक्र है, कुछ ना कुछ काम तो किया। फिर हम देखते हैं कि गाशिता को अचानक से दर्द उठने लगता है और डैरियल उससे पूछता है कि उसने तुम्हें कहाँ पे काटा, और वो उस जगह को पानी से साफ करने लगता है। फिर गाशिता डैरियल से पूछता है क्या वो मॉन्स्टर जहरीला था, इसका मतलब मैं मरने वाला हूँ। तो डैरियल कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास जहर का एंटीडोट है जो कि मिस मारिका ने बनाया था, मैं उसे साथ में लेके आया हूँ। उसे पता था कि मॉन्स्टर जरूर जहरीला होगा। तो गाशिता उस गोली को खा लेता है और अब डैरियल कुछ हर्ब्स को उठाकर उसे गाशिता के घाव पे लगाने लगता है और डैरियल उसे बताता है कि ब्लड स्टंच हर्ब है। तो गाशिता उससे पूछता है कि तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता। तो डैरियल उसे बताता है कि जब मैं हर्ब्स कलेक्ट करने वाले क्वेस्ट कर रहा था तब मैंने इनके बारे में काफी कुछ सीखा था और ये मेडिसिन उन्हीं हर्ब्स की बनी हुई है। मैंने इस ब्लड स्टंच हर्ब के बारे में भी मारिका से सीखा था। फिर वो बोलता है कि मैंने ये बात रियलाइज की है, इस दुनिया में हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ पर कोई भी चीज बिना मतलब के नहीं होती। और ये सब बातें सुनने के बाद में गाशिता रोने लगता है और फिर डैरियल थक के नीचे लेट जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं मारिका को, जो कि बोलती है कि मिस्टर डैरियल प्लीज आप काफी सारा खाना खाइएगा, क्योंकि कल जिस डियर को हमने मारा था उसका काफी सारा मीट अभी भी बचा हुआ है। तो डैरियल कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया। फिर हम देखते हैं वहाँ पे गाशिता आ जाता है और बोलता है गुड मॉर्निंग बड़े भाई। और ये बात सुन के मारिका के फादर कहते हैं कि बड़े भाई आखिरकार तुम दोनों के बीच में क्या हुआ है डैरियल। तो गाशिता बोलता है कि मुझे भी ये रियलाइज हो गया कि इस दुनिया में कोई भी चीज पॉइंटलेस नहीं होती। तो डैरियल अपने मन में सोचने लगता है कि ये तो वही चीज बोल रहा है जो कि मैंने इससे कल कही थी। फिर गाशिता डैरियल से बोलता है कि वैसे बड़े भाई तुमने मेरी जान बचाई थी, इसलिए मैं तुम्हारा काफी ज्यादा एहसानमंद हूँ और इसी वजह से मैं जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारे अंडर में काम कर सकूँ। तो डैरियल सोचने लगता है कि अगर टेक्निकली देखा जाए तो मैं रैंक में इससे जूनियर हूँ। और यहाँ पे मारिका गाशिता से कहती है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन मिस्टर डैरियल अभी बिजी है, इसी वजह से तुम अपने घर जाओ और अपनी हीलिंग के ऊपर ध्यान दो। तो गाशिता बोलता है कि बड़े भाई की वजह से मेरे जख्म पहले ही भर चुके हैं। और अब डैरियल अपने मन में सोचने लगता है कि ये ज्यादा समय पहले की बात नहीं है जब मुझे एक फेलियर समझ के डीमन किंग आर्मी से निकाल दिया
दिया गया था। वैसे सोचने वाली बात है, क्या फोर जनरल्स अभी भी हीरो से फाइट कर रहे होंगे? उसके बाद हम डीमन आर्मी के कासल को देखते हैं, जहाँ पे डीमन बैज बारजा ज़ेबियांटिस से कहते हैं, क्या तुम बेशर्मों की तरह हीरोज की पार्टी से भाग आई? तो ज़ेबियांटिस कहती है कि जैसा मैंने कहा, मुझे इस बारे में किसी ने नहीं बताया था कि हीरोज की पार्टी में नए मेंबर्स आ रहे हैं और उस सब की वजह से मैं काफी ज्यादा मुसीबत में फंस गई थी। ये सब उनके नए भर्ती हुए स्पेयरमैन की गलती है। तो बैज बारजा उससे कहता है, तो मैं तुमसे पूछता हूँ, अगर ऐसी बात थी तो तुमने उस स्पेयरमैन के बारे में पहले से जानकारी क्यों नहीं इकट्ठा की? कोई भी लड़ाई करने से पहले अपने ओपोनेंट के बारे में जानना, ये तो बेसिक से भी ज्यादा बेसिक है। तो ज़ेबियांटिस घबराते हुए कहती है कि ये सब कुछ इसकी गलती है, इस असिस्टेंट की, ये सब इसी की लापरवाही की वजह से हुआ है। तो बैज बारजा उससे कहता है, तुम्हें फायर किया जाता है, निकल जाओ यहाँ से। फिर बैज बारजा कहता है कि अब हमें वापस से एक नया असिस्टेंट रखना पड़ेगा। तो ज़ेबियांटिस कहती है कि मैं सबसे परेशान आ चुकी हूँ, ये सारे के सारे नक्कारा है। फिर उनमें से एक डीमन बोलता है कि हमारे पास पहले से ही 4 या 5 तो थे ना। तो डोरोई नाम की डीमन बोलती है, क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं रहेगा कि हम उन्हें वापस बुला लें? तो बैज बारजा कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहती हो? तो डोरोई बोलती है कि हमारा पहला असिस्टेंट डैरियल। और ये बात सुन के बैज बारजा को थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन डोरोई बताती है उसने हमेशा ही अपना सारा काम बिल्कुल परफेक्टली किया है, उसकी टैक्टिक्स स्किल्स काफी ज्यादा अच्छी थी और वो हमारी सेहत का भी काफी ज्यादा ध्यान रखता था। और क्योंकि मैं चांद की हूँ, इसलिए कई बार मुझे चलने में भी काफी ज्यादा मुश्किल आया करती थी, लेकिन उस समय भी उसने मेरी काफी ज्यादा मदद करी, जबकि ये सब बातें किसी ने नोटिस भी नहीं करी थी। और उसे खोने के बाद मुझे पहली बार ये रियलाइज हुआ कि हमें उसकी स्ट्रेंथ की जरूरत है। और ये सब सुन के बैज बारजा और भी ज्यादा गुस्सा हुए जा रहा था। फिर डोरोई बोलती है कि जो पहली बार डीमन किंग आर्मी की जीत हुई थी, उसमें डैरियल के लिए हुए सही फैसलों का बहुत बड़ा हाथ था। और ये सब बातें सुनने के बाद में बैज बारजा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि ये भद्दा सा नाम, ये नाम मेरे सामने दोबारा कभी भी मत लेना। और वो पूरा आग में जलने लग जाता है और वहाँ पे सभी लोग उसे शांत कराने लगते हैं। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं डैरियल को, जो कि छींक रहा था। तभी मारिका उससे कहती है कि मिस्टर डैरियल, क्या आपको सर्दी लगी है? तो डैरियल कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है। तभी उसके पास गाशिता आता है और बोलता है, बड़े भाई ये देखो, ये काफी ज्यादा अच्छे हैं, तुम थोड़े से लोगे? तो मारिका कहती है कि मैंने उसे पहले ही दे दिया है। तो गाशिता कहता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाएगी अगर मैं दोबारा दे दूंगा? तो मारिका बोलती है कि मिस्टर डैरियल इतना सारा नहीं खाते। फिर डैरियल अपने मन में सोचने लगता है कि घूमते घूमते मैं इस गाँव में आ गया और अब ये गाँव मेरा होम टाउन बन चुका है और मैं आशा करता हूँ कि 4 जनरल्स भी अपनी जिंदगी में अच्छा कर रहे होंगे। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग होती है और हम लोग देखते हैं गाशिता को, जो कि डैरियल के पीछे पड़ा हुआ था और उसे बोल रहा था, बड़े भाई इसे देखो, मैंने एक नया फिनिशिंग मूव सीखा है। हेलो बड़े भाई, मेरा फिनिशिंग मूव तुम देखना चाहोगे? तभी डैरियल अपने मन में बोलता है कि कुछ समय से गाशिता भी मेरे साथ गैदरिंग क्वेस्ट पे जाने लगा है और अभी भी गाशिता उसके आगे पीछे घूम के उसे बोले जा रहा था, क्या तुम मेरा मूव देखना चाहोगे? तो डैरियल कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, पहले हम अपने इस क्वेस्ट को कंप्लीट कर ले, उसके बाद में। तो गाशिता कहता है कि ठीक है, फिर हम इसे चुटकियों में फिनिश कर देंगे और उसके बाद मैं वापस आके काफी कड़ी ट्रेनिंग करूंगा। फिर डैरियल अपने मन में सोचने लगता है, चलो ठीक है, अब ये कम से कम मुझे एक दुश्मन की तरह तो ट्रीट नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, इसे हैंडल करना उससे भी ज्यादा मुश्किल हो रहा है। फिर हम देखते हैं कि डैरियल अपने घर पे आता है और जैसे वो कुंडी को खोलता है, तभी मारिका पूरी स्पीड में आके उसे हक कर लेती है और बोलती है, तुम्हारा स्वागत है। और उसका हक इतना खतरनाक था कि वो लोग घिसड़ते हुए दूर तक जाते हैं और इस चीज की वजह से डैरियल की हालत खराब हो चुकी थी। मारिका उससे पूछती है कि मिस्टर डैरियल, आप ठीक तो है ना? और डैरियल अपने मन में सोच रहा होता है कि दिन ब दिन इसके साथ रहना और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है, लेकिन इन सब चीजों के अलावा अगर देखा जाए तो मेरी दूसरी जिंदगी काफी ज्यादा स्मूथली चल रही है। और हाँ, इन सब के बीच में मैंने एक चीज नोटिस करी कि कोई तो मिस्ट्री है जो ये विलेज अपने अंदर छुपा रहा है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है और हम लोग देखते हैं डैरियल को, जो कि पूछता है कि मेयर, इस विलेज के अंदर इतने सारे घर खाली क्यों हैं? तो मेयर कहता है कि इसे समझने के लिए थोड़ा समय लगेगा। फिर वो मारिका को आवाज मारता है, मारिका जरा एक मैप लेके आना, लेकिन मारिका उस बात का कोई जवाब नहीं देती। तो डैरियल कहता है कि रुकिए, मैं देख के आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि मारिका एक कोने में बैठी हुई है। तभी डैरियल उसके पास आता है और कहता है कि मिस मारिका। तो मारिका बोलती है, ये अच्छी बात नहीं है कि मैं अपने ऊपर कंट्रोल ना कर पाऊँ। और उसे वो बात याद आने लगती है जब डैरियल को उसकी वजह से चोट लगी थी। तो डैरियल बोलता है कि मिस मारिका, उस वक्त जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। और ये बात सुन के मारिका थोड़ा सा ब्लश करती है और उसके लिए मैप लेने जाती है। फिर मारिका के फादर डैरियल को बताते हैं कि तुम पूछ रहे थे ना कि इस विलेज के अंदर इतने सारे खाली घर क्यों हैं? तो मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों। ये सारे प्लेस एक वक्त पे लोगों से भरे हुए थे और इस विलेज के अलावा एक और जगह थी जो कि मानव जाति के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो थी मिथरल माइन। फिर वो बताते हैं कि मिथरल एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर काफी सारी मिस्टीरियस प्रॉपर्टीज हैं और जो भी वेपन इनसे बनाए जाते हैं उनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी होती है। तभी डैरियल अपने मन में सोचने लगता है कि मिथरल तो डीमंस के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका यूज मैजिकल इक्विपमेंट बनाने के लिए होता है और साथ में ऐसे आइटम्स बनाने के लिए जो कि मैजिक एनर्जी को स्टोर करते हैं। इसीलिए उस माइन के
के ऊपर कब्जा करने के लिए हजारों साल से लड़ाई चल रही है और मिथरल के ट्रांसपोर्ट होने वाले रास्ते में लक्स विलेज पड़ता था, जो कि मिथरल ट्रांसपोर्ट का स्टॉपिंग प्लेस था और ये जगह यात्रियों के रुकने वाले स्थान के रूप में डेवलप हुई। लेकिन जब मैं छोटा था तब डीमंस ने उस माइन के ऊपर कब्जा कर लिया। हमने उस माइन को वापस लेने की कोशिश तो करी, लेकिन हम नाकामयाब रहे और उसके बाद हमने हार मान ली और तभी से इस गाँव का डाउनफॉल होना शुरू हो गया। और शायद से मेरी पीढ़ी ही वो आखिरी पीढ़ी होगी जो ये बात जानती है कि इस जगह पे कितनी ज्यादा भीड़ हुआ करती थी और लक्स विलेज धीरे धीरे करके मरे जा रहा है। फिर हम देखते हैं डैरियल को, जो कि अपने कमरे के अंदर उसी मिथरल माइन के बारे में सोच रहा होता है और बोलता है कि मैं काफी समय से वहाँ नहीं गया, शायद मुझे वहाँ जाना चाहिए, वापस उस जगह जहाँ पे एक समय पे मैं काम किया करता था। फिर हम देखते हैं कि डैरियल उस जगह पे पहुंच जाता है और वो एक पेड़ के पीछे खड़ा हुआ सोच रहा था कि अगर मैं इन्हें थोड़ा सा भी मिथरल यहाँ से ले जाने के लिए मना पाऊं तो उससे लक्स विलेज का काफी ज्यादा फायदा हो जाएगा। और मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पे कोई तो ऐसा हो जो इस बारे में बात करने के लिए मौजूद हो, क्योंकि फिलहाल मैं डीमन किंग आर्मी का हिस्सा नहीं रहा तो मेरे पकड़े जाने का रिस्क काफी ज्यादा है। फिर डैरियल को एक लकड़ी का बक्सा दिखता है और वो उसके अंदर छुप के अंदर जाने लगता है और अंदर जाके वो बोलता है कि मैं कितनी आसानी से अंदर घुस गया और अगर मैं इस जगह का सिक्योरिटी इंचार्ज होता तो लॉर्ड बाज़बारजा मुझे जिंदा जला देते। फिर वो और अंदर जाने लगता है और बोलता है कि यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, आखिरकार सारे के सारे डीमंस को क्या हो गया। और वो उस माइन के अंदर जाने के बाद चिल्लाने लगता है कि क्या कोई यहाँ पर है। तभी उसे सामने काफी सारे छोटे छोटे क्रिएचर्स दिखने लगते हैं जिनके हाथ में माइनिंग के सामान थे और डैरियल उन सभी को पहचानता था, इसलिए वो उनके नाम लेके बोलता है ज़ाज़ा, एडोनिस, वेस्पर, बोर्गा और गिमलेट। और वो सारे के सारे भी डैरियल को देख के पहचान जाते हैं और बोलते हैं मास्टर डैरियल, ये आप हैं। और वो उसे देख के काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो डैरियल बोलता है कि तुम सब लोग कैसे हो, हमें मिले हुए काफी ज्यादा समय बीत गया और वैसे माइन को क्या हुआ। तभी वो सारे के सारे आके डैरियल को चिपट जाते हैं। तो डैरियल कहता है कि सबसे पहले तो मुझे इन्हें शांत करना पड़ेगा। फिर डैरियल उनसे कहता है क्या कहा, पूरा 4 गुना ज्यादा। तो वो लोग उसे बताते हैं कि हाँ, जितना मिथरल हम लोग सप्लाई करते थे उन्होंने उसे काफी ज्यादा बढ़ा दिया। तो डैरियल कहता है कि इसका मतलब जब से मैं गया हूँ काफी कुछ बदल गया है। वैसे आखिरकार तुम्हें ऐसे ऑर्डर दिए किसने। वो लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि ये ऑर्डर किसी बड़े अधिकारी से आए हैं। और क्या नाम था उसका। तो वो बोलता है कि शायद उसका नाम काश बारजा ऐसे कुछ था। तभी दूसरा बोलता है कि नहीं, उनका नाम उस बारजा था। और उन सबके बीच में इसी बात को लेके बहस हो जाती है कि आखिरकार उनका नाम क्या था। तो डैरियल अपने मन में सोचता है लॉर्ड बैश बारजा, क्या इन लोगों ने उन्हें किसी बात को लेकर नाराज किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इनका तो उनसे कोई कॉन्टेक्ट ही नहीं है। फिर वो लोग रोने लग जाते हैं और बोलते हैं कि मास्टर डैरियल, जब आप यहाँ के चार्ज थे तो सब चीजें काफी ज्यादा अच्छी थी, सिर्फ आप ही हैं जो हमें हमारे नाम से बुलाते हैं। और उन लोगों ने पैसे बचाने के चक्कर में जितने भी सैनिक यहाँ पे मौजूद थे उन्हें वापस बुला लिया। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास यहाँ से भाग जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं होगा। फिर डैरियल सोचता है कि मैं देख सकता हूँ, लेकिन अब ये लोग मेरे अंडर में काम नहीं करते, इसलिए मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि इन लोगों ने हमारे लिए माइन के अंदर काफी ज्यादा मेहनत से काम किया है। फिर वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे नए सोल्जर आ रहे हैं मिथरल कलेक्ट करने के लिए। और फिर वहाँ की लाइट जल जाती है और हम लोग देखते हैं डीमन आर्मी कमांडर को। फिर एक सोल्जर मिथरल का बक्सा लेके आता है और उसे नीचे रख देता है। तो कमांडर कहता है कि आखिर ये सब क्या है, तुम लोग जानते हो कि इतना मिथरल काफी नहीं है, क्या तुम नकारा लोग मेहनत कर भी रहे हो। तो उनमें से एक बोलता है कि माय लॉर्ड, आप हमसे पूरे 4 गुना ज्यादा की मांग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल नाजायज है। और यहाँ पे डैरियल छुपा हुआ सब कुछ देख रहा था और वो कहता है कि अच्छा, तो ये है नया कमांडर, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तभी उन नौकर्स में से एक बोलता है कि हम आपसे प्रार्थना करते हैं, प्लीज हमें थोड़ा सा और समय दे दीजिए। तभी वो कमांडर उनके सामने एक ब्लास्ट करता है और बोलता है कि मुझसे ऐसे मत बात करो जैसे तुम मेरे बराबर के हो, तुम लोग केवल डैमी ह्यूमंस हो जो कि हम डीमंस के नौकर हैं। और ये बात मत भूलना कि मेरे ऑर्डर्स में लॉर्ड बैश बारजा और 4 जनरल्स की मर्जी भी शामिल होती है। ये बात सुन के डैरियल कहता है कि अच्छा, तो ये लॉर्ड बैश बारजा के उन मानसिक रोगियों में से एक है। फिर डीमन आर्मी कमांडर वहाँ से जाने लगता है और बोलता है तुम लोगों ने मेरा कीमती समय बर्बाद किया और अगर तुम कल तक इस काम को पूरा नहीं कर पाए तो उसका जो भी अंजाम होगा उसके लिए तैयार रहना। और ये सब सुन के उनमें से एक नौकर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस कमांडर के ऊपर हमला कर देता है। फिर वो बोलता है कि अब बहुत हुआ, हम लोग इसे और बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये बात सुन के बाकी सब लोग भी उसका साथ देने लग जाते हैं। तो डैरियल बोलता है कि ये बहुत बुरा हुआ और फिर वो डीमन कमांडर उन सभी को मारने का आदेश दे देता है और वो सारे के सारे सोल्जर उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और डैरियल यहाँ पे बैठा हुआ सोच रहा था कि ये सारे के सारे वर्कर खुदाई का काम करते हैं, इनमें से किसी को भी लड़ना नहीं आता, तो ये बात तो जायज है कि इनमें से कौन जीतने वाला है। तभी वो सोल्जर्स अपना मैजिक यूज करने लग जाते हैं और डैरियल कहता है कि ये तो और भी ज्यादा बुरा हुआ, ये तो मैजिक का यूज कर रहे हैं। तभी डैरियल उसके हाथ पे फावड़ा फेंक के मारता है और उसे रोक देता है और वहाँ पे हर जगह पे धुआं धुआं सा होने लग जाता है। तभी डैरियल मौके का फायदा उठाता है और 2 नौकर्स को पकड़ के उन्हें बचा लेता है। फिर डैरियल बोलता है क्या तुम्हारा मैजिक उन्हें मारने के लिए है जो कि लड़ना तक नहीं जानते। तो डीमन कमांडर बोलता है आखिर तुम कौन हो। डैरियल कहता है मैं एक ह्यूमन
ह्यूमन एडवेंचरर हूँ और अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा। फिर डैरियल कहता है कि आखिरकार ये अजीब सी स्मेल कहाँ से आ रही है, क्या ये किसी तरह का नया मैजिक है। तभी उनमें से एक नौकर कहता है कि मेरा अंडरवेयर, मैंने उसे यहाँ पे छोड़ा था, वो गायब है और उसके ऊपर फूल भी बना हुआ था। तभी डैरियल उस कपड़े को देखता है जो कि उसने अपने मुंह पे बांध रखा था, तो उसके ऊपर भी फूल बना हुआ था। तभी उनमें से एक सोल्जर बोलता है, क्या उस आदमी ने अपने चेहरे पे अंडरवेयर पहन रखा है? मुझे तो ये किसी तरह का ठरकी लगता है। फिर डैरियल अपने मन में सोचता है कि मैं इसे उतारना तो चाहता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इन्हें अपना चेहरा नहीं दिखा सकता, फिलहाल मुझे इस सब के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तभी वो अपने मैजिक को एक्टिवेट करने लग जाता है और बोलता है कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारे ऊपर हमला कर दूंगा, और अगर फिर भी तुम लड़ना चाहते हो तो पहले वो लोग आओ जिन्हें उनकी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। तो डीमन कमांडर थोड़ा हंस के कहता है कि तुम्हें लड़ने के लिए एक हथियार का सहारा लेना पड़ रहा है, नकारा इंसान। तुम मिथरेल चुराने के चक्कर में इन नौकर्स का साथ दे रहे हो और इन्हें बढ़ावा दे रहे हो, ये बिल्कुल कायरो वाले काम है। मुझे लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि ये सब लोग अपनी खुशी से खुदाई कर रहे थे और अचानक से इन लोगों का विद्रोह करना, मैं जानता हूँ ये लोग ऐसा काम कभी भी नहीं करते और तुम ही ने इन नौकर्स को आदेश दिया है ना, तुम ही ने इनकी वफादारी छीनी है, तो क्या ये काम करना तुम्हें कायर नहीं बनाता? फिर वो कमांडर हंसने लग जाता है और बोलता है कि मैं डीमन कमांडर हूँ जो कि डायरेक्ट लॉर्ड बैज बार्जा से ऑर्डर लेता है। अब तुम सब लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि अब मैं तुम सबको खून में रंगा हुआ देखूंगा। फिर डैरियल कहता है कि शायद अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा, लेकिन मैं इन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचाना चाहता। तभी वो अपने पास खड़े हुए नौकर को देखता है और उसका अंडरवेयर उठा के अपनी तलवार के कवर से बांध देता है और बोलता है कि तुम सबके सब लोग छुप जाओ। और यहाँ पे सारे सोल्जर देख के हैरान हो जाते हैं कि उसने अपनी तलवार को ढक लिया। तभी एक सोल्जर एक मैजिक यूज करने लगता है। तभी डैरियल पूरी स्पीड में जाता है और उसके मुंह पे हमला करके उसका हेलमेट गिरा देता है। फिर डैरियल बोलता है अगर मैंने इन्हें एक बार हिट कर दिया तो मैंने मैजिक यूज करने से रोक सकता हूँ। तभी एक नौकर कहता है कि हम भी लड़ेंगे और उसके साथ में बाकी सारे लोग भी आ जाते हैं। तो डैरियल कहता है कि तुम लोग पीछे रहो, और यहाँ पे एक सोल्जर ने अपना मैजिक एक्टिवेट कर लिया था। तो डैरियल बोलता है कि इसका मैजिक चांट लगभग पूरा हो चुका है। तभी वो सोल्जर उसके लात मार देता है। तो डैरियल कहता है कि उसने उसके लात मारी, पर वो उसके ऊपर मैजिक का भी तो यूज कर सकता था। अब मैं समझा, सोल्जर्स उन लोगों के लिए लड़ते हैं जो कि अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हो। शायद मेरे शब्द उन तक पहुंच गए। तभी वो कहता है कि डीमन किंग आर्मी के सोल्जर्स, क्या तुम अपनी प्रतिष्ठा भूल गए? मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि अगर तुमने किसी ऐसे को मारा जो कि लड़ना नहीं जानता तो वो तुम्हें डायरेक्ट हथियारा बना सकता है। तभी वो सारे सोल्जर भी इस बारे में सोचने लग जाते हैं और डैरियल मन में सोचता है क्या ये लोग मेरी बात समझ रहे हैं। तभी डैरियल के ऊपर एक हमला होता है, लेकिन वो उससे ब्लॉक कर लेता है और वो हमला डीमन कमांडर ने किया था, जो कि बोलता है कि इसकी मत सुनो, ये सिर्फ हमारे दुश्मन की घटिया चाल है और तुम सबके सब अपने मंत्रोच्चारण शुरू करो, और जो मेरे ऑर्डर्स नहीं मानेगा मैं उन सभी के सभी को अपने मैजिक से जला के राख कर दूंगा। तभी वो सारे सोल्जर मैजिक चांट के लिए रेडी हो जाते हैं। तो डीमन कमांडर बोलता है कि अब सभी के सभी एक साथ चांट करेंगे, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इन्हें रोक सकते हो तो कोशिश करके देख लो। तभी सारे सोल्जर मैजिक चांटिंग शुरू कर देते हैं और ये चीज देख के नौकर्स भी घबरा चुके थे। तभी डैरियल बोलता है अर्थ, फायर, विंड, वाटर, और वो सारे के सारे मैजिक्स की टाइमिंग को काउंट करने लगता है, जिससे वो पहले मैजिक कास्ट करने वाले मैजिशियन को रोक सके। तभी वो एक मैजिशियन के ऊपर हमला करता है, उसके बाद दूसरे पे हमला करता है, और ऐसे करके उसने काफी सारे सोल्जर्स को मैजिक करने से रोक दिया था। तभी डीमन कमांडर सोचने लगता है आखिरकार इनमें से किसी का भी मैजिक एक्टिवेट क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, क्या वो छोटे से लेकर लंबे चांट वालों के ऊपर ऑर्डर से अटैक कर रहा है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि इसने सारे चांट की टाइमिंग याद कर ली हो? तभी एक सोल्जर का वाटर मैजिक एक्टिवेट हो जाता है, लेकिन तभी डैरियल उसके पास आता है और बोलता है लाओ इसे मुझे यूज करने दो, और वो उसी के मैजिक से उसके सारे दोस्तों के ऊपर अटैक करवा देता है। तभी डीमन कमांडर बोलता है अपने एन्चांटमेंट मैजिक को चेंज करो, और वो लोग एक दूसरे मैजिक का यूज करने लग जाते हैं, जिससे उनका हाथ बिल्कुल पत्थर का बन जाता है। लेकिन तभी डैरियल अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसके पूरे हाथ को चकनाचूर कर देता है। और ये देख के डीमन कमांडर बोलता है कि ये नामुमकिन है, हम 100 हैं और तुम अकेले। और तभी वो डैरियल के ऊपर अटैक कर देता है, और जैसे ही डैरियल अपनी तलवार से अपना डिफेंस करता है उसकी तलवार का कवर खुल जाता है और वो पूरी स्पीड में डीमन कमांडर के ऊपर अटैक करने जाता है और उसे नीचे गिरा देता है, और उसकी गर्दन पे तलवार रख के बोलता है अब ये मुकाबला 1v1 हो चुका है। तभी डीमन कमांडर बोलता है प्लीज वेट, मैं डीमन किंग आर्मी का हिस्सा नहीं हूँ, मैं तो लड़ना भी नहीं जानता, तो प्लीज मुझे मत मारो। फिर वो बताता है कि ये सब तब शुरू हुआ जब मैं पहली बार लॉर्ड बैज बार्जा से एक बार में मिला था, और जितनी हमने बात करी हमारी जान पहचान और भी ज्यादा बढ़ गई, और तभी उन्होंने मुझे माइन की वर्किंग को संभालने का काम दे दिया। तो डैरियल सोचता है कि क्या इसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इसके पर्सनल कनेक्शन की वजह से मिली है? फिर वो बोलता है कि लॉर्ड बैज बार्जा आपने इसे हायर किया क्योंकि ये आपका दोस्त था, और जबकि मुझे ये कह के फायर कर दिया कि मैं नकारा हूँ। तो डीमन कमांडर कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, और वैसे भी अगर तुमने मेरे जैसे को मारा जिसे लड़ना भी नहीं आता तो तुम्हारा एक योद्धा होने का सम्मान चला जाएगा। मैंने सही कहा ना? तो डैरियल कहता है कि अगर तुम इस फीलिंग को समझते हो तो आखिर तुमने सोल्जर्स को उन नौकर को मारने का आदेश क्यों दिया? आखिरकार वो भी तो तुम्हारे साथ ही हैं। मेरी तो इच्छा ये थी कि तुम उन्हें प्रोटेक्ट करते। तभी डैरियल अपनी
तलवार उठाता है और बोलता है अब ये सब मैं यहीं खत्म करता हूँ। और डीमन कमांडर काफी ज्यादा डरने लग जाता है, लेकिन डैरियल सिर्फ उसके सर पे हमला करता है और उसके बाल उड़ा देता है। फिर डैरियल उससे बोलता है कि जब तुम अपने घर पहुंच जाओ तो प्लीज अपने इस ऑफर से रिजाइन दे देना। उनसे ये कहना कि मायने काफी ज्यादा डरावनी जगह है और तुम उस जगह वापस कभी नहीं जाना चाहते। तो डीमन कमांडर इस बात के लिए जल्दी जल्दी हाँ करता है और वहाँ से भाग जाता है। और सारे सोल्जर ये चीज खड़े हुए देख रहे थे। तभी डैरियल कहता है कि तुम सब लोगों को भी घर जाना चाहिए और वैसे भी तुम्हारा कमांडर अब भाग चुका है। फिर डैरियल अपने चेहरे से मास्क हटाता है और वो नौकर्स बोलते हैं कि अगर देखा जाए तो मास्टर डैरियल काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तभी एक दूसरा नौकर आके बोलता है पर क्या ये सब कुछ सही रहेगा, मतलब डीमन किंग की आर्मी के सोल्जर को इस तरीके से हरा देना। तो डैरियल कहता है कि तुम चिंता मत करो, सब सही है और वैसे भी मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। तभी हम एक नौकर को देखते हैं जो कि बोलता है कि चलो फाइनली मेरा अंडरवेयर मुझे वापस मिल गया। फिर वो लोग बात करने लगते हैं, लेकिन तब क्या होगा अगर डीमन किंग आर्मी में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोल्जर आ गया। तभी एक नौकर बोलता है कि हम सब लोग सही रहेंगे, जब तक हमारे साथ मास्टर डैरियल है तब तक हमें किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो डैरियल कहता है कि क्या तुम लोग मुझे अपना चार्ज बना रहे हो? तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग हमेशा आपका साथ देंगे मास्टर डैरियल। डैरियल कहता है अगर ऐसा है तो मैं इस बारे में सोचूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं गिल्ड मास्टर को जो कि आराम से चाय पी रहा था। तभी डैरियल कहता है कि मैंने मिथ्रल माइन के ऊपर कब्जा कर लिया और ये बात सुन के उसके मुंह से सारी चाय बाहर आ जाती है। फिर डैरियल कहता है और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि हम लोग नॉकर्स को प्रोटेक्ट करें। गिल्ड मास्टर कहता है नॉकर्स, लेकिन वो तो काफी समय से डीमंस की साइड है ना। तो डैरियल उनके सामने सर झुकाता है और बोलता है कि प्लीज, और गिल्ड मास्टर उसके लिए मान जाते हैं और वो बोलते हैं लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसके लिए हमें सभी ह्यूमन से मंजूरी लेनी पड़ेगी और हम अभी एक मैसेंजर को सेंट्रल गिल्ड में भेज रहे हैं ताकि सभी लोग इस बात का फैसला कर पाए कि हमें आगे क्या करना है। और ये बात सुन के डैरियल भी खुश हो जाता है और मारिका भी सब कुछ खड़े हुए देख रही थी। फिर डैरियल बताता है कि उसके बाद काफी सारे लोगों ने हमारी हेल्प करनी शुरू करी और वो लोग इस बारे में बात करने लगे कि इतने सालों में पहली बार मिथ्रल माइन ह्यूमंस के हाथों में है। और कुछ रीजन्स के लोगों ने तो इस खबर को फेस्टिवल की तरह लिया। और अगर मैं नॉकर्स के बारे में कहूँ तो क्योंकि उन्हें माइन की हर एक इंच के बारे में पता है, इसलिए वो वहाँ पे लोगों को गाइड करने का काम कर रहे हैं। और साथ ही में लक्स विलेज में भी काफी सारे बदलाव आ रहे हैं। फिर हम देखते हैं गिल्ड मास्टर और डैरियल को। गिल्ड मास्टर कहते हैं कि डैरियल, मैंने तो काफी समय पहले ही हार मान ली थी। मुझे लगा था कि लक्स विलेज धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमने तो इस विलेज की किस्मत ही बदल दी। तो डैरियल कहता है कि ये सब बस एक गुड लक था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। फिर हम देखते हैं मारिका को जो कि डैरियल के लिए लंच लेके आ रही थी, लेकिन तभी उसका बैलेंस बिगड़ता है और डैरियल उसे पकड़ लेता है और बोलता है कि मारिका। और डैरियल के मुंह से अपना नाम सुनने के बाद में मारिका इतनी एक्साइटेड हो जाती है कि वो उसे हक करती है और वो दूर घिसड़ता हुआ जाता है। फिर मारिका कहती है कि तुमने मुझे मालिका बुलाया और इस बार तुमने मिस का यूज भी नहीं किया। ये सुन के ऐसा लगा जैसे मैं तुम्हारी अपनी हूँ। और ये सब चीजें बाकी विलेजर्स भी देख रहे थे। मारिका कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रोज इसी तरह बुलाओ मास्टर डैरियल। तभी मारिका डैरियल की तरफ देखती है और इस बार भी बेचारे का बुरा हाल हो चुका था। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग होती है और हम लोग देखते हैं डीमन आर्मी के कासल को, जहाँ पे बैश बारजा का पालतू तोता उसकी झूठी तारीफ कर रहा था और बोलता है लॉर्ड बैश बारजा, आप आज भी हमेशा की तरह काफी ज्यादा ऑसम लग रहे हैं। आप इस पूरी एकेडमी में सबसे ज्यादा जीनियस हैं। तो बैश बारजा बोलता है कि हाँ, ये सब सुन के मैं थक चुका हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ और सेंटेंस भी सिखाने पड़ेंगे। तभी वहाँ पे ज़ेबियांटिस आ जाती है और कहती है बैश बारजा, मुझे तुम्हें कुछ बताना था। तभी वो अपने सामने एक चीज को देखती है और पूछती है कि आखिरकार ये क्या है। तो बैश बारजा कहता है कि मेरी परमिशन के बिना अंदर घुसने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसका तोता भी यही बात दोहराता है। फिर बैश बारजा अपने तोते से कहता है क्या तुम्हें इसमें इंटरेस्ट है? अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हें इसके बारे में बताना ही होगा। और वो बोलता है कि मैं एक कंप्रेस्ड मैजिक वेपन बनाने के बिल्कुल बीच में हूँ। ये मिथ्रिल का यूज करके मैजिक को काफी जल्दी अब्सॉर्ब करेगा और मैजिकल एलिमेंट्स को कंबाइन करके उन्हें इतना कंप्रेस कर देगा जिससे इसमें स्टोर की जाने वाली मैजिक एनर्जी 100 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और तभी वो वहाँ पे काफी खतरनाक फायर मैजिक करता है और बोलता है कि इसकी मदद से एक मेगा बॉम्ब बनेगा और मैं फोर्स जनरल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा महान बन जाऊंगा। तभी ज़ेबियांटिस बोलती है लेकिन इसके लिए तो तुम्हें काफी सारा मिथ्रिल चाहिए होगा ना। तो डैरियल कहता है कि उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जितना हमें मिल रहा था फिलहाल हमें उसका 4 गुना ज्यादा मिल रहा है। तो ज़ेबियांटिस कहती है कि हाँ, मैंने सुना था कि माइन में काफी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है। तो बैश बारजा बोलता है कि उस माइन में डैरियल का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो ज़ेबियांटिस कहती है कि असल में मैं तुमसे इसी बारे में बात करने आई थी, मिथ्रिल माइन हमसे छीन ली गई है। बैश बारजा बोलता है कि क्या? तो ज़ेबियांटिस बताती है कि ह्यूमंस ने उसके ऊपर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है। और ये बात सुन के बैश बारजा को शौक लगता है और वो नीचे बैठ जाता है और बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तो ज़ेबियांटिस बोलती है कि सिचुएशन इससे भी ज्यादा बदतर हो गई है, कोई है जिसे तुमसे शिकायत है। तो बैश बारजा बोलता है और आखिर वो कौन है? आखिर मुझे फटकार लगाने की हिम्मत कौन कर सकता है? मैं पूरी डीमन किंग आर्मी को चलाता हूँ। तो ज़ेबियांटिस बोलती है वो पर्सन खुद डीमन किंग है। और ये बात सुन के
बैज बारजा भी घबरा जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं डीमन किंग को, जिसके सामने बैज बारजा सर झुका के बैठा हुआ था। डीमन किंग बोलता है, तुम्हें पता है ना मुझे फेस्टिवल कितने ज्यादा पसंद है, सुंदर फूलों को देखना, स्वादिष्ट खाना खाते हुए अल्कोहल पीना, और हाँ मेरे पास कुछ कोर्ट लेडीज हैं जिन्होंने काफी सुंदर ड्रेसेस पहन रखी है और साथ ही में मिथ्रिल से बने हुए गहने भी पहने हुए हैं। बाय द वे मेरे सुनने में आया है कि वो सारा का सारा इम्पोर्टेंट मिथ्रिल जा चुका है, तो क्या तुम मुझे बताओगे कि इसका क्या मतलब है? तभी उसकी एक आंख ग्लो करने लगती है और वहाँ पे सब कुछ हिलने लग जाता है और वो बोलता है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, आखिरकार तुम उस बॉम्ब को बनाना बंद क्यों नहीं कर देते? तो बैज बारजा बोलता है कि ज्वेलरीज और एक्सेसरीज बनाने के लिए मिथ्रिल का जो पोर्शन आने वाला था वो मैंने एडिशनल ऑर्डर करके मंगाया था। तो डीमन किंग कहता है कि तुम 1 से 4 गुना मंगा रहे हो और ये तुम्हें नॉर्मल अमाउंट लगता है? जो चीज तुम उनसे मांग रहे हो तुम्हें नहीं लगता कि वो इम्पॉसिबल है? वैसे मैंने तुमसे जो एक्सेसरीज वाली बात करी वो तो सिर्फ और सिर्फ एक बहाना था। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम उस बॉम्ब को बनाने की कोशिश बंद कर दो। मैं थोड़ा अच्छा बनने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि तुम्हारे सम्मान को ठेस ना पहुंचे, लेकिन तुम उससे भी ज्यादा बेवकूफ निकले जितना मैंने सोचा था। तभी वो अपना हाथ आगे करके बोलता है कि तुमने गलती करी है और अब तुम उसे ठीक करोगे यहाँ और इसी वक्त। चलो अब मुझे सॉरी बोलो। बाशु बारजा कहता है, क्या? डीमन किंग कहता है, जब तुम कोई गलती करते हो तो तुम उसके लिए सॉरी कहते हो, है ना? तो बैज बारजा बोलता है, लेकिन ये सारी उन नौकर्स की गलती है। डीमन किंग कहता है, कहो, मैं सॉरी सुनना चाहता हूँ। तभी बैज बारजा उसके सामने अपना सर झुकाता है और काफी कोशिश करने के बाद वो बोलता है, मुझे माफ कर दीजिए। तो डीमन किंग बोलता है कि चलो ये बेवकूफ कम से कम थोड़ा तो स्मार्ट हुआ, वैसे तुम्हें उसकी हेल्प लेनी चाहिए थी। क्या था उसका नाम? ओह हाँ, डैरियल। वो एकदम गिफ्टेड पर्सन था, वो काफी स्मार्ट भी था और काइंड भी, और उसी की वजह से तुम्हारे पापा ने फोर्थ जनरल में से एक होने का फर्ज काफी अच्छे से निभाया, क्योंकि वो हमेशा डैरियल जैसे सोल्जर्स को अपने करीब रखा करते थे। और ये बात सुन के बैज बारजा काफी ज्यादा फुकरा होता है। तो डीमन किंग बोलता है, अगर तुम्हें समझ में आ गया हो तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो, और मैं ये आशा करता हूँ कि तुम यहाँ पे वापस लौटने से पहले खुद को सुधारने के ऊपर अच्छे से काम करोगे। फिर बैज बारजा वहाँ से जाने लगता है और डीमन किंग बोलता है, अब तुम क्या करोगे? अब तो तुम्हारे पास डैरियल भी नहीं है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं बैज बारजा को, जो कि बोलता है कि डीमन किंग ने मुझे 2 बार स्टूपिड कहा, और यहाँ तक कि मैजेस्टी डीमन किंग ने भी उस पर्सन का नाम लिया, और वो गुस्से में जलने लग जाता है और वहाँ पे एक ब्लास्ट कर देता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं विलेज को, जहाँ पे डैरियल और मारिका बैठे हुए थे। मारिका कहती है कि ये पहली बार है कि मैं लक्स विलेज में इतनी ज्यादा हलचल देख रही हूँ। तो डैरियल कहता है, यहाँ पे और भी अलग अलग तरह के लोग आना शुरू कर देंगे और ये जगह और भी ज्यादा व्यस्त हो जाएगी। तो मारिका कहती है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि हमें जल्द से जल्द ये सब अपने बच्चों को दिखाना चाहिए? तो डैरियल थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो मारिका कहती है, और हाँ, चिंता मत करो, भले ही मेरे बच्चे भी हो जाएं, लेकिन फिर भी मैं अपने हस्बैंड का अच्छे से ख्याल रखूंगी। तो डैरियल सोचने लगता है कि आखिरकार ये सारी बातें मेरे से क्यों कह रही है। फिर डैरियल कहता है कि तुम्हारी विचारधारा काफी प्यारी है। तो मारिका शर्माते हुए कहती है कि मिस्टर डैरियल, मुझे पता है कि आप भी एक काफी अच्छे फादर बनेंगे, तो क्या आप मेरे, और वैसे कुछ बोलने ही जा रही होती है, तभी पीछे से कोई चिल्लाता है कि लड़ाई हो चुकी है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं गाशिता को, जो कि बोल रहा था कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बारे में ऐसे बात करने की। और यहाँ पे डैरियल बोलता है कि मारिका, मैं वहाँ पे लड़ाई के पास जा रहा हूँ। तो मारिका कहती है कि आज मैंने काफी अच्छा खाना बनाया है, तो प्लीज घर जल्दी आ जाना, तुम आओगे ना? और यहाँ डैरियल बोलता है कि मुझे अंदर से ऐसी फीलिंग आ रही थी कि वो जरूर कोई भयानक बात बोलने वाली है। मैं इस बात के बारे में श्योर नहीं हूँ, ये सिर्फ मेरी एक कल्पना है। और यहाँ पे गाशिता अभी भी लड़े जा रहा था, तभी पीछे से डैरियल आता है और कहता है कि यहीं पे रुक जाओ। तो गाशिता बोलता है कि पर बड़े भाई, ये इंसान बोल रहा है कि कंट्री साइड के एडवेंचरर्स नकली होते हैं। तो वो आदमी कहता है कि मैं माफी चाहता हूँ, मैं उन एडवेंचरर्स का लीडर हूँ जो कि कैंपबेल टाउन से आए हैं, और मेरा नाम फिट बेटन है। और वो बोलता है कि मैंने ऐसा सुना है कि इस विलेज में केवल 2 एडवेंचरर्स हैं, तो क्या तुम उनमें से एक हो? तो डैरियल बोलता है कि हाँ, लेकिन अभी मैं सिर्फ एक नौसिखिया हूँ। और ये बात सुन के वो आदमी हंस के बोलता है कि डी रैंक, तो मुझे लगता है कि वो सब सिर्फ अफवाह थी। मैंने ऐसा सुना था कि तुम दोनों ने मिथ्रल माइन के ऊपर वापस से कब्जा कर लिया है। आखिरकार तुमने ये करने में कौन सी हाथ की सफाई का इस्तेमाल किया है? तो डैरियल कहता है कि हम लोग सिर्फ लकी थे, बस इतनी सी बात है। तो वो आदमी कहता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है, आखिरकार तुम सिर्फ डी रैंक के एडवेंचरर हो। तो गाशिता वापस उससे लड़ने जा रहा होता है, लेकिन डैरियल उसे रोक देता है। तो गाशिता बोलता है, लेकिन वो आपके बारे में ऐसा सब बोल रहा है। तभी वो आदमी कहता है कि माइन से रिलेटेड सारा काम अब से हम लोग संभालेंगे, और तुम दोनों जाके अपनी वो फालतू की जॉब्स कर सकते हो, और हाँ, इस जवान बदतमीज लड़के को बांध के रखो। तो डैरियल कहता है कि तुमने कहा कि तुम कैंपबेल टाउन से हो, तुम वही लोग हो ना जो कि ब्लेज डेडसाइट मॉन्स्टर के पीछे गए थे? वो आदमी कहता है, तुम उसके बारे में जानते हो? डैरियल कहता है कि हाँ, क्योंकि वो हमारे एरिया में घुस गया था। ये बात सुन के वो थोड़ा शॉक होते हैं। डैरियल बताता है कि जैसा मैंने सुना था उसके मुताबिक कैंपबेल के एडवेंचरर्स ने उसे मारने की कोशिश करी थी, लेकिन वो इसमें
में फेल हो गए और वो मॉन्स्टर लक्स विलेज तक आ पहुंचा। और जिस डेथ ब्लेज मॉन्स्टर को तुमने भागने दिया वो सबसे पहले इसी इंसान को मिला था और इसे किसी पट्टे की कोई जरूरत नहीं है। और गाशिता ये सब बात सुन के इमोशनल हो जाता है। डैरियल कहता है कि गाशिता यहाँ से चलो। तभी गाशिता बोलता है जिसने उस बेवकूफ सांप को मारा था वो मेरे बड़े भाई थे, इन्होंने तुम्हारे उस फैलाए हुए गंद को साफ किया था, कम से कम तुम्हें इन्हें थैंक्स बोलना चाहिए। तभी डैरियल बोलता है कि ये सब सही नहीं हो रहा है, ऐसे तो हमारी इनके साथ लड़ाई हो जाएगी। तभी वो आदमी कहता है क्या वो डेथ ब्लेज मॉन्स्टर उसे तुमने हराया था? मैंने इस बारे में अफवाह तो सुनी थी लेकिन ये तो सच में कमाल हो गया, लक्स विलेज के एक अकेले एडवेंचरर ने उसे हरा दिया। तो डैरियल बोलता है कि हाँ मैंने कुछ करके उसे संभाल ही लिया था, मुझे लगा था मैं मर जाऊंगा लेकिन फिर भी। तभी पीछे एक एडवेंचरर बोलता है कि इसने उसे 1v1 फाइट में हरा दिया, ऐसे काम तो ए रैंक वाला एडवेंचरर कर सकता है। और सभी लोग उसे हवा में उछालने लगते हैं और बोलते हैं कि ये ए रैंक का एडवेंचरर है, ए रैंक का। और ये चीज देख के वो आदमी काफी ज्यादा फुक जाता है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और मारिका गाशिता से पूछती है कि तुम्हारा क्या मतलब है गाशिता? गाशिता बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, उस एडवेंचरर का नाम फिटबिटन था और वो बड़े भाई के बारे में काफी उल्टी सीधी चीजें बोल रहा था। तभी मारिका अपना चाकू निकालती है और बोलती है मुझे उसे खत्म कर देना चाहिए। तो डैरियल उसे देख के बोलता है कि फिलहाल ये बिल्कुल वैसी लग रही है जैसे ही उस डियर को मारते हुए लग रही थी। तभी मारिका बोलती है कि उसे इसका बदला अपनी जिंदगी देके चुकाना पड़ेगा। और गाशिता बोलता है उसकी ऐसी की तैसी कर देना मारिका। तभी डैरियल बोलता है गाशिता चुप करो। तभी गिल्ड मास्टर बोलता है कि हाँ हाँ शांत हो जाओ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें कैसा फील हो रहा होगा। और यहाँ पे डैरियल मारिका को पकड़ के शांत करवा रहा होता है। तभी गिल्ड मास्टर बोलता है कि शायद तुम्हें ये बात सरप्राइजिंग लगे लेकिन एडवेंचरर्स को उनकी रैंक सिर्फ उनकी योग्यता दिखाने के लिए मिलती है। तभी मारिका अपना चाकू नीचे गिराती है और बोलती है इसका उन बातों से कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने मिस्टर डैरियल को हर्ट किया, मेरे हस्बैंड, मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो डैरियल सोचने लगता है कि क्या, और मारिका को भी रियलाइज होता है कि उसने क्या कहा। मारिका कहती है कि नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जब मैंने हस्बैंड कहा तो मेरा मतलब था कि फ्यूचर, रुको मैं खाना चेक करके आती हूँ। और डैरियल सोचने लगता है कि हस्बैंड। तभी उसके पास गाशिता आता है और बोलता है कि बड़े भाई चलो मेरे साथ बैठ के ड्रिंक करो। फिर गाशिता कहता है वैसे गिल्ड मास्टर विलेज का रिवाइवल कैसा चल रहा है? तो डैरियल कहता है कि हाँ हम लोग यहाँ पे इसी बारे में बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं ना। तो गिल्ड मास्टर कहता है कि वो अच्छा नहीं है। डैरियल कहता है तो ऐसी बात है क्या सर? गिल्ड मास्टर कहता है सर? डैरियल कहता है अरे मैं उस तरह से नहीं कह रहा हूँ। गिल्ड मास्टर कहते हैं मेरी बेटी का अच्छे से ध्यान रखना बेटा। और वहाँ पे सब लोग डैरियल को कांग्रेचुलेशंस बोलने लगते हैं। डैरियल सोचता है पर मेरा वो मतलब नहीं था। तभी गाशिता बोलता है कि तुम सब लोग चुप हो जाओ। तो डैरियल कहता है कि हाँ हमें विलेज के रिवाइवल के बारे में बात करनी चाहिए। तभी गाशिता बोलता है कि जो भी पर्सन बड़े भाई से शादी करने वाला है वो हूँ मैं। और ये सुन के डैरियल सोचने लगता है कि इन लोगों ने अलग ही रायता फैला रखा है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं डैरियल को जो कि बोलता है आपने क्या कहा, नौकर्स के साथ समझौता करवाना है? तो बेस्ट फ्रेंड नाम का बंदा बोलता है कि हाँ मैं सेंट्रल गिल्ड से आया हूँ उनसे बात करने के लिए, पर पता नहीं क्यों वो मुझे देख के थोड़ा सा घबरा जाते हैं और उन्होंने मुझसे कहा है कि वो किसी की बात नहीं मानेंगे, सिर्फ तुम्हारी मानेंगे। तो डैरियल बताता है कि डीमंस ने उन नौकर के ऊपर काफी ज्यादा अत्याचार किए हैं और इसी वजह से जो भी लोग बाहर से आते हैं वो उनके ऊपर इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो वो आदमी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो लोग तुम्हारी बात कैसे मान लेते हैं। तो डैरियल कहता है शायद इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें डीमंस के कब्जे से बचाया था। तो वो आदमी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमारी नेगोशिएशन स्मूथली हो जाए तो क्या इसलिए तुम हमारे बीच के बंदे बन के उनसे बात करोगे? फिर डैरियल पूछता है कि अगर फ्यूचर में नेगोशिएशंस खत्म हो जाती है तो उनके साथ क्या होगा? तो वो आदमी कहता है कि नौकर्स का सहयोग काफी ज्यादा जरूरी है लेकिन हम लोग उनसे जबरदस्ती नहीं करना चाहते, इसलिए हम मदद के लिए तुम्हारे पास आए हैं। तो डैरियल कहता है कि चलो ठीक है। फिर हमें माइन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैरियल नौकर से कहता है शायद तुम लोग थोड़ा सा नर्वस फील करो लेकिन जो बात ये कहना चाहते हैं क्या प्लीज तुम उसे सुनोगे? तो वो सभी लोग खुश होकर बोलते हैं कि ठीक है हम वो सब सुनने के लिए तैयार है जो भी ये कहना चाहता है। और ये चीज देख के वो पर्सन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और डैरियल से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब बाकी का काम मैं खुद संभाल लूंगा। फिर डैरियल वहाँ से बाहर आ जाता है और बोलता है कि अब मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं बचा तो शायद मुझे घर वापस जाना चाहिए। तभी उसे वहाँ पे वो एडवेंचरर्स का ग्रुप दिखता है और उसमें से एक एडवेंचरर कहता है कि हेलो ये तो वो ए रैंक वाला लड़का है। तभी उनका लीडर फिटोबिटन कहता है कि चुप हो जाओ, इससे बात मत करो। तो डैरियल उनसे हेलो बोलता है। फिटोबिटन कहता है कि मैंने सुना है कि मैनेजमेंट वाले तुमसे खुद मदद मांगने आए हैं। तो डैरियल कहता है कि हाँ लेकिन तुम्हारे बारे में क्या? तो फिटोबिटन बताता है कि जैसा कि तुम देख ही सकते हो हम लोग यहाँ पे बॉडीगार्ड का क्वेस्ट कर रहे हैं और हमारी निगरानी में कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता। तभी वहाँ पे एक मैजिक कास्ट होता है और उसमें से आवाज आने लगती है नॉकर्स मेरे दोस्तों प्लीज घर वापस आ जाओ, डीमन किंग ने तुम लोगों को माफ कर दिया है। तभी डैरियल कहता है कि जरा रुको मैं बाथरूम होके आता हूँ और वो वहाँ से जाने लगता है। डैरियल बताता है कि मैंने रियलाइज किया है कि अगर मैं अपने ऑरा को वेपन्स में ना भेज के उससे अपने आप को सराउंड कर लूँ तो मैं ज्यादा तेज भाग सकता हूँ। और वो देखता है कि सामने डीमन आर्मी के सोल्जर खड़े होते हैं। डैरियल कहता है ये इतने भी सारे सोल्जर्स नहीं है। तभी वो सोल्जर कहते हैं कि एक इंसान और एक सोल्जर अपने मैजिक
को यूज करने जा रहा होता है। तभी लिजेट नाम का डीमन बोलता है कि ये तुम क्या करने जा रहे हो। तो वो सोल्जर बोलता है ये हमारा दुश्मन है, एक एडवेंचरर। तभी लिजेट वहाँ पे अपना मैजिक कास्ट करता है और बोलता है एडवेंचरर यहाँ से चले जाओ, हमारा तुमसे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। तभी लिजेट अपने सोल्जर्स को पीछे हटने के लिए कहता है। फिर डैरियल बोलता है कि रिजेट ये मैं हूँ। और रिजेट थोड़ा सा शॉक हो जाता है और अपने मैजिक को बंद कर देता है। फिर वो अचानक से डैरियल को हक करता है और बोलता है कि डैरियल ये तुम हो, मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी, जब से तुम गए हो सब कुछ बहुत उलझ सा गया है। और डैरियल मुस्कुरा के बोलता है असलियत में तो हक ऐसा फील होना चाहिए, क्योंकि मारिका कुछ ज्यादा ही खतरनाक तरीके से हक करती थी। फिर लिजेट डैरियल से बोलता है कि आखिरकार तुम इतने समय से क्या कर रहे थे, मुझे सब कुछ बताओ। तो डैरियल कहता है कि ये कह तो रहा है कि मुझे सब कुछ बताओ, लेकिन फिर भी। तो लिजेट कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, उस वक्त जब तुम्हें फायर किया गया था मैंने तुमसे काफी बुरे शब्द कहे थे, लेकिन तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा मैंने तुमसे इसलिए नहीं कहा था कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ, लेकिन सच में मेरा वैसा मतलब बिल्कुल भी नहीं था। आखिरकार तुम मेरे। और ऐसा कह के वो रोने लग जाता है। तभी डैरियल बोलता है कि मैं जानता हूँ रिजेट, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, लेकिन सच्चाई ये है कि मैं एक इंसान हूँ। और ये बात सुन के रिजेट थोड़ा शॉक होता है। फिर वो दोनों नीचे बैठ जाते हैं। डैरियल उससे बोलता है कि तुम ये बात सिर्फ हमारे बीच में रखना। रिजेट कहता है ठीक है। फिर डैरियल कहता है कि वैसे तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो रिजेट कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है। डैरियल कहता है मेरी। तो रिजेट बोलता है कि दिन ब दिन डीमन आर्मी के हालात बहुत ही ज्यादा बुरे होते जा रहे हैं। जब तुम हमारे असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे थे तब बात कुछ और थी, लेकिन उस वक्त तुम उस बेवकूफ आदमी के ऑर्डर्स ले रहे थे और बड़ी शांति से उन्हें पूरा भी कर रहे थे, और तुमने हमें काफी ज्यादा सहारा दिया। लेकिन तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ एकदम कोलैप्स हो गया और हमने सब कुछ खो दिया। इस समय डीमन आर्मी के अंदर हर कोई किसी न किसी बात को लेके गुस्सा है, और यहाँ तक कि डीमन किंग ने भी उसे फटकार लगा दी। और उसके बाद से वो बेवकूफ आदमी जिससे भी मिल रहा है उसी के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहा है। और ये सब वो बैश बारजा के बारे में बोल रहा था। फिर वो बताता है कि हम लोगों को ऑर्डर मिले हैं कि हम लोग माइन से अपने हाथ दूर रखें। तो डैरियल कहता है लेकिन फिर तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। तो लिजेट बोलता है लेकिन हमारे पास डीमन किंग की परमिशन है, और हमें नॉकर्स के बीच में जो कुछ भी हुआ है उसे ठीक करके सामंजस्य स्थापित करना होगा, और हमें उन डेमी ह्यूमंस को दिखाना होगा कि वो डीमन किंग आर्मी के लिए कितने ज्यादा कीमती हैं। तो डैरियल सोचने लगता है कि ये उनमें से सबसे ज्यादा ईमानदार है। फिर लिजेट बोलता है वैसे डैरियल तुम डीमन किंग आर्मी में वापस क्यों नहीं आए। तो डैरियल कहता है कि तुम जो बात पूछ रही हो वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक इंसान हूँ। तो लिजेट बोलता है लेकिन अगर तुम इसके बारे में बताओगे ही नहीं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। डैरियल कहता है लेकिन 4 जनरल्स ने मुझे फायर्ड किया है। तो लिजेट उसे बताता है कि उन 4 जनरल्स में से कोई है जो तुम्हें वापस बुलाना चाहता है। डैरियल कहता है क्या। तो लिजेट बताता है कि लेडी डोरोई वो तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रही है। और डैरियल भले ही हम लोग बिल्कुल अलग प्रजाति से हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे दोस्त हो, तो प्लीज वापस आ जाओ। डैरियल कहता है कि मुझे माफ करना रिजेट, मुझे इस बात की खुशी है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो, लेकिन जब मुझे फायर किया गया था तब मुझे नहीं पता था कि मुझे अब क्या करना चाहिए। लेकिन उस समय कुछ लोगों ने मुझे सहारा दिया, और यही कारण है कि मैं उन लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ। तभी लिजेट डैरियल के ऊपर अपना मैजिक करता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें वापस ले जाके ही रहूंगा, भले ही मुझे तुम्हें बेहोशी की हालत में क्यों न ले जाना पड़े। लेकिन तभी डैरियल अपनी स्वार्ड से उस मैजिक को काट देता है और बोलता है कि मैं वापस नहीं जा सकता, लेकिन हाँ मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया है, क्या तुम लोग हमसे थोड़ा मिथरल खरीदना चाहोगे। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं फ्रेड को, जो कि काफी ज्यादा शॉक होके बोलता है क्या हम लोग मिथरल बेचेंगे, वो भी डीमंस को, क्या आप सच में ऐसा करने वाले हैं मिस्टर डैरियल। तो डैरियल कहता है कि हाँ, और इसी वजह से मेरे पास कोई है जो कि डीमंस की तरफ से यहाँ पे आया है। तो फ्रेड बोलता है लेकिन फिलहाल तो हमारी बारी है ना, सारे मिथरल के ऊपर हमारा अधिकार है। डैरियल कहता है हाँ, लेकिन डीमंस के पास मिथरल की कमी की वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है, इसलिए वो इसे वापस लेने जरूर आएंगे। और इस बात में कोई शक नहीं कि ह्यूमंस भी उनके अटैक का जवाब देंगे, और यही लड़ाई एक भीषण युद्ध का रूप ले लेगी, और इसका परिणाम दोनों तरफ ही बहुत बुरा पड़ेगा। लेकिन अगर डीमंस कुछ भी करके अपनी मिथरल सप्लाई को मेंटेन कर पाते हैं तो शायद से डीमन आर्मी अटैक नहीं करेगी। और हाँ, मेरा इंटेंशन उन्हें कोई एडवांटेज देने का नहीं है, इसलिए हम उसकी एक रकम तय करेंगे। और वो बोलता है कि इसकी कीमत मार्केट की वैल्यू से 4 गुना ज्यादा रखी जाएगी। तो फ्रेड बोलता है लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है। तभी लिजेट कहता है हम डीमंस को जल्दी से जल्दी मिथरल की जरूरत है, और अगर हम लड़ेंगे भी तो भी इस बात की गारंटी नहीं है कि हमें वो मिलेगा, और इसी वजह से हम इस प्रॉब्लम को पैसे दे के सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तभी फिटोबिटन कहता है कि 1 मिनट रुको, मैं इसके खिलाफ हूँ। तुम अब हमसे मिथरल बेचने के लिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हारा मिथरल माइन के ऊपर से कब्जा हट चुका है। ये बिल्कुल बेशर्मी है, और ये सब चीजें हम डीमन से बात करके सुलझाएं, ये बिल्कुल नामुमकिन है। और ऐसा कह के वो अपनी तलवार निकाल लेता है, लेकिन डैरियल अपने डिफेंस से उसे बचा लेता है। फिर डैरियल बोलता है कि यही कारण है कि मिथरल इतनी घटिया चीज है, और अब उस चीज के लिए दोबारा किसी का भी खून नहीं बहेगा, और इसीलिए हम लोग बैठ के बात करेंगे। तो फिटोबिटन कहता है कि इतना घमंड, वो भी एक डी रैंक के एडवेंचरर में। माय लॉर्ड बेस्ट फ्रेड, ये
नेगोशिएशंस बिल्कुल मीनिंगलेस है। तो फ्रेड बोलता है लेकिन क्यों? मैंने तुमसे सिर्फ सिक्योरिटी और एस्कॉर्ट सर्विस के लिए रिक्वेस्ट की थी और यहाँ पर सिर्फ तुम हो जो कि बेशरम हो, क्योंकि एक पॉलिटिकल मैटर पे अपनी एडवाइस देना ये तुम्हारे क्वेस्ट का हिस्सा नहीं है। तभी फ्रेड बोलता है कि मिस्टर डैरियल चलिए अपने डिस्कशन पे वापस आते हैं। तो डैरियल बोलता है कि इस डीमन के ऊपर हम लोग ट्रस्ट कर सकते हैं और यही कारण है कि मैं इसे यहाँ पे लेके आया हूँ और ये बिल्कुल अकेला आया है अपनी जान दाव पे लगाकर। फिर लियन बोलता है कि हमें काफी ज्यादा खुशी होगी डीमन गेस्ट और हम आपके साथ मिथरल शेयर करने के लिए तैयार हैं। और ये बात सुन के डैरियल भी खुश हो जाता है। उसके बाद वो लोग ट्रांजैक्शन के डिटेल्स के बारे में बात करने लगते हैं और यहाँ पे फिटोबिटन पूरी तरीके से फूक चुका था। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं लिज़र्ड को जो कि बोलता है तुम्हारा शुक्रिया डैरियल, तुम्हारी वजह से मैं नौकर से भी माफी मांग पाया। जो कुछ भी तुमने किया है उसके लिए शुक्रिया। तो डैरियल कहता है कि शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुम यहाँ पे मौजूद थे इसी वजह से अच्छे से बार्गेन हो पाई और तुम दोनों ही मेरे लिए काफी ज्यादा कीमती हो। तो लिज़र्ड कहता है तुम्हारा मतलब डीमंस और ह्यूमंस? डैरियल कहता है हाँ, जब मैं सिर्फ बच्चा था तब ग्रैंड बार्जा ने अगर मुझे गोद नहीं लिया होता तो शायद मैं कब का मर चुका होता और इस पॉइंट पर आकर मेरे लिए नस्ल कोई अहमियत नहीं रखती। और ये कितना अच्छा होगा ना अगर सभी लोग दोस्त बन जाएं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग होती है और हम लोग देखते हैं डैरियल को जो कि एक पर्चा पकड़ के कहीं पे जा रहा था क्योंकि उसे मिथरल की वर्कशॉप बनाने के लिए कहा गया है। डैरियल कहता है कि मैंने सुना था कि इस विलेज के अंदर पहले से मौजूद है और वो लोग चाहते हैं कि मैं उसे ढूंढ के रिवाइव करूं। तभी उसे वो जगह मिल जाती है और इस जगह पे हम लोग वापस फिटोबिटन को देखते हैं जिसे देख के डैरियल थोड़ा हैरान होता है। तभी फिटोबिटन कहता है कि तुम्हारे सारे हार्डवर्क के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अब तुम बाकी का काम हमारे ऊपर छोड़ सकते हो। तो डैरियल कहता है लेकिन मिस्टर बेस्टफ्रेंड ने कहा है कि। तो फिटोबिटन कहता है कि तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने हर चीज की तैयारी कर ली है और अब तुम लोग घर जाके हमारे खाने की तैयारी कर सकते हो। तो डैरियल मन में सोचता है पर ऐसा नहीं हो सकता। तभी फिटोबिटन बोलता है कि एक डी रैंक का एडवेंचरर कभी भी बी रैंकर्स के प्लान में दखल नहीं देगा, है ना? और डैरियल का ये सब बातें सुन के दिमाग खराब हो रहा था। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं गिल्ड मास्टर को जो कि कहते हैं कि ऐसा हो सकता है कि अभी उन लोगों को घबराहट हो रही हो क्योंकि मिथरल माइन से हमें काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है और कैंपबेल टाउन के ऊपर माइन की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और अगर वो उनसे छीन ली गई तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। तो डैरियल सोचने लगता है कि अच्छा इसका मतलब ये है कि उन लोगों की गार्ड की नौकरी चली गई, वो भी सिर्फ मेरी वजह से। मुझे लगता है मैंने यहाँ पे गलत किया। तभी वहाँ पे मारिका चिल्लाते हुए आती है और डैरियल को हक कर लेती है और बोलती है कि डैरियल प्लीज मेरी हेल्प करो। तो डैरियल पूछता है कि क्या हुआ? तो मारिका बताती है कि एक बूढ़ा इंसान जो कि विलेज में आया था उसने मेरी चेस्ट को टच किया। तो डैरियल सोचने लगता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब तक मारिका ने उसे 10,000 बार मौत के घाट उतार दिया होगा। और जब वो वहाँ जाके देखता है तो वो बूढ़ा आदमी नीचे पड़ा होता है। डैरियल उसे देख के कहता है क्या ये मर चुका है? तभी उसे वहाँ पे टमाटर दिखते हैं और वो कहता है अच्छा ये तो सिर्फ टमाटर है। तभी वो बूढ़ा उड़ जाता है और बोलता है क्या सच में तुमने इतनी छोटी सी बात के लिए बखेड़ा खड़ा कर दिया? और ऐसा कह के वो टमाटर खाने लगता है और मारिका को यहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तो डैरियल बोलता है तुम्हारा ये स्टेटमेंट अपनी लाइन क्रॉस कर रहा है। तो वो बूढ़ा बोलता है आखिरकार तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? और वो मारिका से कहता है कि इस अनाड़ी एडवेंचरर को अपने साथ वापस ले जाओ। मारिका कहती है क्या कहा तुमने, अनाड़ी? और वो उसके ऊपर हमला करने जा रही होती है और बोलती है अगर तुमने मिस्टर डैरियल के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैं उसकी वो डल स्वाड देख के बता सकता हूँ, तुम्हारी स्वाड को देख के पता लग रहा है कि तुमने उसमें हद से ज्यादा धार लगाई हुई है और इसे ओवर शेप्ड किया हुआ है और ऐसे इंसान के हाथ में कोई अपनी जिंदगी क्यों सौंपेगा? और अगर ये नौसिखिया नहीं है तो फिर क्या है? तो मारिका कहती है कि मिस्टर डैरियल उस स्वाड के साथ भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने एक दिन काफी सारे सोल्जर्स के ग्रुप को हराया था और उससे भी पहले उन्होंने एक जाइंट स्नेक को मारा था। तो वो बूढ़ा काफी हैरान होके कहता है कि क्या इस घटिया तलवार से? तभी वो डैरियल से कहता है कि ओए अनाड़ी अपना हाथ दिखा। फिर वो उसके हाथ को पकड़ के देखने लगता है और वो कहता है कि ऐसे करके मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारे ऑरा का क्या नेचर है। और तभी डैरियल का ऑरा काफी ज्यादा ग्लो करने लगता है और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि स्मैश, स्टिंग, हिट और गार्ड, तुमने तो इन सभी में मैक्सिमम पावर को हासिल किया हुआ है। और वो हंसते हुए कहने लगता है कि ये तो काफी अच्छी खबर है, अचानक से किसी ऐसे इंसान से मिलना जिसके पास इतना खतरनाक ऑरा है। तो डैरियल पूछता है वैसे आप हैं कौन? तो वो बताता है कि मैं मिथरल स्मिथ हूँ जो कि मिथरल से औजार बनाता है और मैंने सुना था कि मैं यहाँ पे मिथरल को क्राफ्ट कर सकता हूँ, इसी वजह से मैं यहाँ पे मजे करने आया था। तो मारिका कहती है कि मैंने कभी भी ऐसे स्मिथ के बारे में नहीं सुना और तुम्हारा नाम भी बिल्कुल कॉमन है, इसलिए तुम मुझे बिल्कुल फेक लगते हो। तो डैरियल गिल्ड मास्टर से कहता है एक्सक्यूज मी, क्या आपने किसी मिथरल स्मिथ के बारे में सुना है जिसका नाम मिस्टर स्मिथ हो? तो गिल्ड मास्टर कहता है ये कोई नाम है या फिर टंग ट्विस्टर? तो वो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम मेरे ऊपर शक कर रहे हो। तभी वो उनके सामने एक पेपर रखता है और बोलता है कि मैं यहाँ पे डायरेक्ट सेंट्रल गिल्ड के रिक्वेस्ट पे आया हूँ। और ये देख के डैरियल कहता है कि ये सच बोल रहे हैं। फिर वो बूढ़ा बोलता है कि और इसी वजह से हम लोग अभी यहाँ से निकल रहे हैं, मुझे ये बताओ कि स्मिथी कहाँ पे है? तो डैरियल कहता है कि हम वहाँ पे नहीं जा सकते, कि स्मिथी फिलहाल कैंपबेल के एडवेंचर्स चला रहे हैं। तो वो बूढ़ा आदमी बोलता है कि कितनी शर्म की बात है,
मुझे तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि नेगोशिएशन स्किल्स क्या होती है। उसके बाद हमें वर्कशॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो बूढ़ा आदमी रोते हुए फिटोबिटन को गले लगाता है और बोलता है कि प्लीज मना मत करो। और ये चीज देख के डैरियल कहता है कि ये कैसी नेगोशिएशन हुई भाई। फिर वो स्मिथ बोलता है कि मुझे उल्टी आ जाएगी अगर तुमने मुझे मिथरल को छूने नहीं दिया तो। ये सुन के फिटोबिटन डर जाता है और कहता है कि ठीक है, हम तुम्हें एक किनारा दे देंगे काम करने के लिए। और ये सुन के वो बूढ़ा आदमी खुश हो जाता है और उसे थैंक यू बोलता है। फिर वो वर्कशॉप के अंदर आता है और कहता है कि यादें ताजा हो गई। उसके बाद हम एक ब्लैक स्मिथ को देखते हैं जिसका मिथरल खराब हो जाता है। उसे देखकर स्मिथ बोलता है कि ये तो नौसिखिया है, इनके ऊपर काम करने के लिए एक स्पेशल प्रोसेसिंग मेथड लगता है। उसके बाद वो मिथरल को एक भट्टी के अंदर डाल देता है और फिर डैरियल से कहता है कि उस विंडो को बंद करके लाइट हटा दो। उसके बाद डैरियल विंडो को बंद कर देता है। फिर वो स्मिथ बोलता है कि ध्यान से देखना, सबसे पहले तो फायर का टेम्परेचर जो कि बहुत मैटर करता है। अगर टेम्परेचर कम या ज्यादा हुआ तो मिथरल राख बन जाएगा। उसके बाद वो एक मिथरल को उठा के कहता है कि हमें ऐसा कलर चाहिए और हम लोगों को इसके प्रेशर पॉइंट के ऊपर ध्यान देना होगा और अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो मिथरल इस तरीके से खराब हो जाएगा। और हम लोगों को मिथरल के प्रेशर पॉइंट से ये बात पहले ही पता लग जाती है कि वो मिथरल कौन सा वेपन बन सकता है। अब देखो और सीखो, ये है मास्टर स्मिथ की स्पेशल टेक्निक। फिर वो मिथरल पे हथौड़ा मारने लगता है जिससे उसमें काफी तेज लाइट चमकती है। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उस स्मिथ ने उस मिथरल से काफी बड़ी स्वॉर्ड बना दी है जो कि वो डैरियल को दे देता है। फिर स्मिथ उससे कहता है कि इसके अंदर अपना ऑरा डालने की कोशिश करो। और जब डैरियल ऐसा करता है तो वो तलवार उसके ऑरा को सोखने लगती है। फिर वो स्मिथ बताता है कि मिथरल वेपन के पास ऑरा पेंट्रेशन का डिफरेंट लेवल होता है। फिर हम देखते हैं कि डैरियल उस तलवार से एक पेड़ को काटने की कोशिश करता है और वो पेड़ बिल्कुल मक्खन की तरह कट जाता है। और ये देख के डैरियल हैरान होता है और बोलता है कि मिथरल स्वॉर्ड तो काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वहाँ पे फिटोबिटन आता है और स्मिथ को मास्टर बुलाने लगता है और कहता है कि मेरे बुरे बिहेवियर के लिए मुझे माफ कर दो। मुझे भी ये पता लग चुका है कि आप एक काफी कमाल के ब्लैक स्मिथ हो, तो क्या प्लीज आप हमें भी सिखाओगे। लेकिन ये बात सुन के वो स्मिथ उसे चिढ़ाने लगता है और बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी तुम सभी लोग नौसिखिए हो। उसके बाद वो डैरियल से कहता है कि चलो यहाँ से। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और यहाँ पे फिटोबिटन डैरियल के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि वो इसमें डैरियल से उस तलवार को वापस मांग लेता है। तो डैरियल कहता है कि क्यों, तुम इस तलवार को मुझे नहीं दे रहे हो। तो स्मिथ बोलता है कि पागल मत बनो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी परफेक्ट मैच नहीं है। और ऐसा कहने के बाद वो उससे उस तलवार को ले लेता है और बोलता है कि मेरे सपने को सुनो, एक दिन मैं मिथरल से एक ऐसा वेपन बनाना चाहता हूँ जो कि एक तलवार ना हो, स्पेयर ना हो और कोई एक्स भी ना हो। मैं बिल्कुल अलग ही वेपन बनाना चाहता हूँ। और इस विलेज के अंदर आने के बाद मुझे फाइनली पता लग चुका है कि मुझे बनाना क्या है, तो तुम मेरे साथ थोड़ा वेट करना। ये सुन के डैरियल कहता है कि वो तो ठीक है, लेकिन अभी तो तुम्हें मिथरल की जरूरत है और एक वर्कशॉप की, जो कि फिटोबिटन अब तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देगा। तो स्मिथ बोलता है कि देखो, मैंने कंफ्यूजन में थोड़े मिथरल को उठा लिए थे और साथ ही में मैंने एक वर्कशॉप को भी तैयार कर लिया है, ये देखो। ये देख के डैरियल उससे पूछता है कि तुमने ये कब किया। तो वो स्मिथ बोलता है कि ये सब मेरे डिसाइपल्स ने किया है। उसके बाद डैरियल कहता है लेकिन जो तुम फर्नेस लाए हो वो तो एक मैजिकल आइटम है ना। तो स्मिथ बताता है कि ये मैंने ब्लैक मार्केट से खरीदी है। ये सुन के डैरियल कहता है लेकिन हम बिना मैजिक के इसे यूज कैसे करेंगे। तो स्मिथ दुखी हो जाता है और बोलता है कि यही प्रॉब्लम है। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि डैरियल लिजर्ड की हेल्प मांगता है उसके मैजिक के लिए और लिजर्ड भी उसके लिए मान जाता है। लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे गाशिता भी आ जाता है और बोलता है मुझे माफ करना बड़े भाई, मैं आपके लिए काफी ज्यादा यूजलेस हूँ। फिर वो इसमें डैरियल से पूछता है क्या ये तुम्हारा डीमन दोस्त है। तो डैरियल कहता है कि हाँ। तो लिजर्ड बोलता है कि डैरियल ने मुझे ट्रांसमीटर पर सारी बातें बता दी है और अगर डैरियल ऐसा चाहता है तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन सिर्फ एक ही बार, क्योंकि मैं काफी सारी वेपन्स बनाने के लिए इंसानों की मदद नहीं कर सकता। तो स्मिथ बोलता है कि मुझे ज्यादा वेपन नहीं बनानी है और वैसे भी मैं डैरियल का काफी ज्यादा शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि डैरियल ही वो पर्सन है जिसने मिथरल माइन को वापस से अपने कब्जे में लिया है। उसके बाद वो बूढ़ा बताता है कि अगर कोई भी ब्लैक स्मिथ एक बार मिथरल को टच कर ले तो उसके बाद उसे लोहे पे काम करने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। मिथरल पे काम करते वक्त जो साउंड आती है मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। उसके बाद वो डैरियल से कहता है कि तुमने मुझे एक ड्रीम दिया है और तुम्हारे पास एक स्पेशल ऑरा है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक काफी ज्यादा पावरफुल वेपन बनाना चाहता हूँ जो कि तुम्हारे ऊपर मैच करे और वो वेपन काफी ज्यादा औसम होगा। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा वेपन बनाऊंगा जो कि तुम्हारी चारों एबिलिटी के साथ सूट करेगा। और अब मेरा ड्रीम है डैरियल तुम्हारे लिए एक वेपन बनाना। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लिजर्ड अपने मैजिक से उस फर्नेस को एक्टिवेट कर देता है। तो स्मिथ डैरियल से कहता है कि ऐसे क्यों खड़े हो, जाओ और जाके ड्रिंक्स लेके आओ। तो डैरियल भी उसे लेने जाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पे फिटोबिटन आता है और डैरियल से कहता है कि 1 मिनट मेरे साथ चलो। फिर फिटोबिटन डैरियल से पूछता है क्या तुम्हें ये विलेज पसंद है। तो डैरियल कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो फिटोबिटन कहता है कि शायद तुमने अभी तक रियलाइज नहीं किया है, लेकिन ये विलेज तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो तुम्ही ने मिथरल माइन को अपने कब्जे में किया था ना, इसका मतलब इस माइन का सारा प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ लक्स विलेज को मिलना चाहिए था। लेकिन कोई है जो कि इस माइन को हड़पना चाहता है और वो है सेंट्रल गिल्ड। ये सुन के डैरियल कहता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। तो फिटोबिटन उससे कहता है क्या तुम मेरे साथ फोर्सेस ज्वाइन करोगे। इस समय पे ये विलेज
काफी ज्यादा वीक है, लेकिन अगर कैंपबेल टाउन तुम्हारे साथ होगा तो तुम लड़ पाओगे। लेकिन डैरिल उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि जिन्हें मैं प्यार करता हूँ तुमने उन्हें हर्ट किया, और अगर हमारे साथ कुछ बुरा होगा भी तो भी मैं ओनर के साथ ही रहूंगा। और ये सुन के फिटोबिटन अपने ग्लव को डैरिल के ऊपर फेंकता है और कहता है इसे उठाओ, और डैरिल भी उसे उठा के दे देता है। जिसके बाद फिटोबिटन वहाँ से जाते हुए कहता है कि कल सुबह मैं तुम्हारा विलेज प्लाजा में वेट करूंगा। और अब डैरिल को पता लगता है कि फिटोबिटन ने उसे एक डुएल मैच के लिए चैलेंज किया है। वहीं गिल्ड मास्टर कहता है कि शायद से फिटोबिटन माइन को अपने कब्जे में करना चाहता है। तो मारिका कहती है लेकिन डैरिल तो जीत सकता है ना, जिस पर गिल्ड मास्टर कहता है कि एक डी रैंक वाला बी रैंक से लड़ेगा, ये तो कुछ ऐसा हो जाएगा कि एक बिल्ली एक शेर से लड़ रही है। और डरावनी बात तो ये है अगर जीतने वाला अपने ओपोनेंट को जान से भी मार देगा तो भी उसे कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, और इसीलिए डुअल मैच का यूज रिवेंज लेने के लिए किया जाता है। तभी लिज़र्ड पूछता है कि तब क्या होगा अगर डैरिल विड्रॉ कर दे तो, जिस पर गिल्ड मास्टर कहता है कि इससे हार तो उसी की होगी और माइन फिटोबिटन के हाथ चली जाएगी। तभी गाशिता कहता है कि कोई बात नहीं, माइन को जाने दो, लेकिन बड़े भाई ज्यादा जरूरी है, और वैसे भी इतने समय से हम बिना माइन के तो रह रहे थे। ये सुन के गिल्ड मास्टर कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं इस डुओ को कैंसिल करवा दूंगा। तभी डैरिल कहता है कि नहीं, मैं ये करूंगा, प्लीज मुझे लड़ने दो। तभी इसमें डैरिल को बाहर बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि मिथरल वेपन्स को यूज कैसे किया जाता है। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैरिल ट्रेनिंग कर रहा है। तभी मारिका वहाँ पे चाय लेके आती है और कहती है कि थोड़ा सा ब्रेक ले लो। तो डैरिल भी बैठ के चाय पीने लगता है और उसे वो काफी ज्यादा टेस्टी लगती है। फिर मारिका डैरिल से कहती है कि आप सच में लड़ने वाले हो? तो डैरिल कहता है हाँ, वैसे मुझे इस बात की खुशी है कि सभी लोग मेरे जैसे की चिंता कर रहे हैं और इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं लड़ूंगा। तभी मारिका कहती है तो मैंने भी डिसाइड कर लिया, कल के डिनर में स्ट्यू बनेगा जो कि आपका फेवरेट है, तो इसीलिए तुम घर जिंदा वापस आ जाना। तो डैरिल कहता है कि हाँ मैं जरूर वापस आऊंगा। और अब मारिका वहाँ से जाने लगती है और बोलती है कि मुझे स्ट्यू बनाने की तैयारी करनी है। और अब अगली सुबह हमें डैरिल की ट्रेनिंग दिखाई जाती है और वहाँ पे उसने काफी सारे निशाने लगाए होते हैं। उसके बाद हमें उनका डुएल दिखाया जाता है और यहाँ पे फिटोबिटन ने भी अपने लिए मिथरल के वेपन बनवाए हैं, जो कि डैरिल से कहने लगता है कि तुम भी अपने मिथरल के वेपन दिखाओ। तो डैरिल मिथरल के बने हुए एक चाकू को बाहर निकाल लेता है और ये देख के फिटोबिटन हंसने लगता है और बोलता है कि तुमने उस बुढ़ाऊ से ये बनवाया। और अब गिल्ड मास्टर उन्हें रूल्स बताते हैं, फाइट तब तक चलेगी जब तक कोई सरेंडर नहीं कर देता या फिर कोई लड़ नहीं पाता, और अगर मैं कोई खतरा देखूंगा तो मैं लड़ाई अपने आप ही रुकवा दूंगा। और अब डैरिल सोचने लगता है कि अगर मैं हारा तो उन नॉकर्स और इस विलेज की हालत पहले जैसी हो जाएगी, इसीलिए मुझे जीतना ही होगा। उसके बाद मैच शुरू हो जाता है और फिटोबिटन कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा वेपन चेंज करना है तो तुम कर सकते हो, मैं तब तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन तभी अचानक से उसके कंधे का आर्मर टूट जाता है और फिटोबिटन कहता है आखिर तुमने किया क्या? तो डैरिल कहता है कि अगर तुम मेरे वार को देख ही नहीं पाए तो बेहतर यही होगा कि सरेंडर कर दो। और तभी फिटोबिटन गुस्से में उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी डैरिल अपने चाकू से उसके ऊपर अटैक कर देता है और फिटोबिटन ये देख के हैरान था कि उसका ब्लेड लंबा हो गया। फिर वो डैरिल के ऊपर अटैक करता है, लेकिन डैरिल उसे रोक देता है और जैसे ही डैरिल थोड़ा सा जोर लगाता है फिटोबिटन की तलवार का मिथरल टूट जाता है। फिर डैरिल उसके शील्ड के ऊपर हमला करता है और वो भी दो हिस्सों में कट जाती है। तो गाशिता बोलता है लेकिन ये दोनों तो मिथरल से बने हुए थे ना। तभी मारिका कहती है कि डैरिल के हथियार ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। तभी स्मिथ बोलता है कि वो तो होंगे ही, मेरी हर्मेस स्वॉर्ड किसी भी साधारण मिथरल वेपन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर ऑरा पास करने पर वो अपनी शेप को भी बदल सकती है। और अगर हम डैरिल के ऑरा को देखें तो उसके हिसाब से ये ब्लेड कोई भी शेप ले सकती है। और तभी डैरिल फिटोबिटन की तलवार को पूरा चकनाचूर कर देता है और यहाँ पे फिटोबिटन अपनी टूटी हुई तलवार को देख के काफी ज्यादा फुकरा था। तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं कि तुम बिना वेपन के इस फाइट को कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो फिटोबिटन कहता है कि मैंने अभी हार नहीं मानी है और वो अपने पास से एक बहुत बड़ी सी तलवार निकाल लेता है। डैरिल उसे देख के कहता है कि इतनी बड़ी स्वॉर्ड, वो भी मिथरल की? फिर फिटोबिटन कहता है मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, तुम्ही ने मुझसे सब कुछ छीना, तुमने मेरी जॉब छीनी और समय समय पर तुमने ऐसे काम किए जो काम करने का तुम्हारा कोई हक नहीं था। तभी डैरिल कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता और वो अपने वेपन की शेप चेंज करके उसे एक हंटर बना लेता है और फिर बोलता है कि मैं अपने दोस्तों की मदद करना चाहता हूँ। लेकिन फिटोबिटन उसके ऊपर हमला करने आता है। तभी डैरिल अपने हंटर से उसके ऊपर अटैक करता है और उसकी तलवार वापस से चकनाचूर हो जाती है और उस धमाके से सभी लोग हिल चुके थे और फिटोबिटन दूर जाके गिरता है। तभी गाशिता बोलता है कि हमने कर दिखाया, बड़े भाई जीत गए। और अब जैसे ही डैरिल थक के गिरने वाला होता है तभी मारिका उसे पीछे से पकड़ लेती है। डैरिल कहता है कि मैंने कुछ ना कुछ करके इसे संभाल ही लिया। तो मारिका कहती है हाँ तुमने काफी ज्यादा मेहनत करी। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं फ्रेड को, जो कि डैरिल से माफी मांग रहा था और कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि चीजें इतनी ज्यादा आगे बढ़ जाएंगी। डैरिल कहता है कोई बात नहीं। तो फ्रेड बोलता है कि मैं तुम्हें इस बात का आश्वासन दिलाता हूँ कि कैंपबेल टाउन की गिल्ड को इस चीज के लिए जरूर सजा मिलेगी। तो क्या हमारे बीच वापस से सुलह के लिए इतना काफी होगा? फिर डैरिल कहता है वैसे इनकी सजा के बारे में क्या हम इस बात का फैसला कर सकते हैं कि इन्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? तो फ्रेड बोलता है कि हाँ जरूर। फिर डैरिल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि ये
लोग उन घरों को ठीक करने में मदद करे जो कि लड़ाई के दौरान डैमेज हो चुके हैं। तो फ्रेड बोलता है क्या बस इतना ही? तो डैरियल कहता है कि सभी लोगों ने वो किया जो उन्हें लगा कि उनके होम टाउन और उनके दोस्तों के लिए सही है, और इसी वजह से दोनों की तरफ से एक दूसरे को प्रॉब्लम्स हुई। और ये सुन के फीटो पिटन भी शर्मिंदा होता है। फिर फ्रेड बोलता है मैं नहीं चाहता कि जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है उसका असर हमारे बीच के भरोसे के ऊपर पड़े। मिस्टर डैरियल, तुम ही हो जिनकी वजह से हम नॉकर्स को कन्वेंस कर पाए, और तुम्हारी वजह से हमारी डीमंस के बीच भी सुलह हुई थी, और शायद तुम ही वो रीजन हो जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया था। तो मिस्टर डैरियल, क्या तुम हमारी सेंट्रल गिल्ड को ज्वाइन करना चाहोगे? और मारिका उनके लिए चाय लेके आ रही होती है, लेकिन जैसे वो ये बात सुनती है वो थोड़ा उदास हो जाती है। फिर हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं डैरियल को जो कि बैठा हुआ स्टीम ले रहा था, और उसके मन में यही बातें चल रही थी कि गिल्ड मास्टर ने उससे कहा था कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, तुम्हें सेंट्रल गिल्ड से ऑफर आया है, और ऐसे ऑफर रोज रोज नहीं आते। और डैरियल बोलता है कि ये ऐसा ऑफर है जिसके लिए किसी को भी ग्रेटफुल होना चाहिए। ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिन्हें मैं अभी तक नहीं जानता, और अगर मैं सेंट्रल गिल्ड चला गया तो शायद मैं उन सभी चीजों को जान पाऊंगा, और मेरे पेरेंट्स क्या पता वो भी वहीं कहीं पे हो। फिर वहाँ का गेट खुलता है और कोई उसके पास आके बैठ जाता है। तो डैरियल बोलता है कि गाशिता, ये रूम काफी ज्यादा बड़ा है, तुम्हें मेरे बिल्कुल पास में आके बैठने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे वो उसे टच करके देखता है उसे पता लगता है कि ये तो मारिका है। फिर मारिका कहती है कि मिस्टर डैरियल, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तो डैरियल कहता है कि यहाँ पे, और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 6 की स्टार्टिंग होती है और हम लोग देखते हैं कि मारिका को देख के डैरियल की हार्ट बीट काफी ज्यादा फास्ट हो जाती है, और डैरियल सोचने लगता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। मुझे लगा था कि गाशिता आया है, लेकिन ये तो मारिका है, और मेरा हाथ ये मैंने कहाँ रख दिया। और ये बात सोच के डैरियल के पसीने छूट रहे थे, और डैरियल कहता है कि भले ये सब कुछ एक दुर्घटना थी, लेकिन अभी तक मैंने जो कुछ भी देखा है उसके हिसाब से तो पक्का मेरी मौत होने वाली है, और मुझे जल्दी से जल्दी अपने घुटनों पे बैठ के इससे माफी मांगनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे डैरियल काफी ज्यादा डर चुका था और उसकी बॉडी कुछ काम ही नहीं कर रही थी। तभी मारिका कहती है कि मिस्टर डैरियल, और डैरियल सोचने लगता है कि अब तो मैं गया काम से। लेकिन मारिका इस बात से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं थी, और वो कहती है कि मिस्टर डैरियल, आप सेंट्रल गिल्ड में जा रहे हैं ना? और वो हंसते हुए कहती है कि जब से मैंने रियलाइज किया है कि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है, इसलिए मैं चाहती थी कि मैं आपसे थोड़ा और समय बात कर पाऊँ, और मुझे लग ही रहा था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, क्योंकि आप सच में एक अमेजिंग पर्सन है मिस्टर डैरियल। और डैरियल ये सब सुन के हैरान था। मारिका कहती है कि जब से हम मिले हैं तब से लक्स विलेज में काफी सारे बदलाव आए हैं, और वो काफी ज्यादा बेहतर हो चुका है, और क्योंकि हमें मिथरल वापस मिल चुका है, इसी वजह से काफी अलग अलग तरह के लोगों ने यहाँ पे आना शुरू कर दिया है, और इसी वजह से मेरे फादर और बाकी सब लोग हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और यहाँ तक कि मैं भी। और ऐसा पहली बार हो रहा है कि मुझे ऐसा सब फील हो रहा है, एक ऐसी फीलिंग जो कि तुमने मुझे दी है। तुम्हारा शुक्रिया, और इसी वजह से तुम जहाँ भी जाओगे मैं हमेशा तुम्हारे लिए चेयर करती रहूंगी, तो इसीलिए सेंट्रल गिल्ड में अपना बेस्ट देना। फिर डैरियल अपने मन में बोलता है कि मारिका, तुम हमेशा से इसी तरह की थी जो कि हमेशा दूसरों के लिए अपने चेहरे पे स्माइल लाती है, लेकिन तुम्हारी जो खुद की फीलिंग्स हैं तुम उन्हें दबा लेती हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि वो एक सेल्फिशनेस है, लेकिन ये सच नहीं है। तभी मारिका कहती है क्या हुआ मिस्टर डैरियल? तो डैरियल बोलता है कि मैं नहीं जा रहा, मैंने सेंट्रल गिल्ड के ऑफर को रिजेक्ट करने का सोचा है। तो मारिका पूछती है लेकिन क्यों? तो डैरियल कहता है कि जब मुझे फायर कर दिया गया था तब मैं इधर उधर घूम रहा था, और तब तुम मुझे मिली और मुझे यहाँ पे ले आई, और जब मेरे पास जाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी तब लक्स विलेज ने मुझे पनाह दी, और इसीलिए ये मुझे काफी प्यारा है। और इसके अलावा अगर मैं चला गया तो मैं तुम्हारे हाथ के स्ट्यू नहीं खा पाऊंगा, और ये बात मुझे काफी ज्यादा उदास करेगी। और यहाँ डैरियल भी थोड़ा शर्माने लगता है। तभी मारिका उसका हाथ पकड़ के रोने लगती है और कहती है मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि मैं अभी भी तुम्हारे साथ रह पाऊंगी। तभी डैरियल मारिका के गाल पे हाथ रखता है और मारिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। फिर डैरियल कहता है तो इसी तरह मुझे इस विलेज में रहने का एक और कारण मिल गया। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं बैज बारजा को, जो कि अपने फादर ग्रैंड बाजार से मिलने आया था, और वो देखता है कि उसके फादर ने वहाँ पे एक मैजिक फायरबॉल बना रखा है। तभी ग्रैंड बाजार बोलते हैं तो आखिरकार तुम आ ही गए बैज बारजा। तभी बैज बारजा पूछता है आप ये क्या कर रहे हैं फादर? तो ग्रैंड बाजार बताते हैं कि जो चोट मुझे हीरो ने दी थी ये करने से वो जल्दी ठीक हो जाएगी। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग खाना खा रहे हैं और ग्रैंड बाजार बाशु बाजा से पूछते हैं आखिरकार तुम्हारा फोर्ट जनरल में काम कैसा चल रहा है? तो बैज बारजा बोलता है कि अच्छा चल रहा है। तो ग्रैंड बारजा बोलते हैं ये तो काफी अच्छी बात है, लेकिन क्या तुम डैरियल की बातों को सही से सुन रहे हो? तो बैज बारजा थोड़ा सा घबराते हुए बोलता है हाँ। फिर ग्रैंड बाजार बोलते हैं कि जब मैंने रिटायर होने का फैसला लिया था तब सभी लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि मैं उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि मैं रिटायर हूँ। लेकिन डैरियल की वजह से लोगों का शक दूर हो गया, क्योंकि वो काफी अच्छे से फोर्ट जनरल्स को सर्व करता था, और इसीलिए लोग नए जनरल्स के ऊपर बिलीव कर पाए और मैं रिटायर हो सका। और वो कहते हैं क्या तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें अपनी पोजीशन दी थी तब मैंने तुमसे क्या कहा था? तो बैज बारजा बोलता है कि हाँ मुझे याद है, आपने कहा था कि आपकी जिंदगी में लक डैरियल की वजह से आया है, और ये पोजीशन मिलने के बाद आप गिफ्ट के तौर पे वो लक मुझे दे रहे हो। तो ग्रैंड बाजार कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। वैसे डैरियल कैसा है? तुम उसे ज्यादा परेशान तो
नहीं कर रहे। और ये सुन के बैच बारजा घबरा जाता है और कहता है नहीं ऐसा नहीं है, वो तो काफी अच्छा काम कर रहा है हमारी हेल्प करने में, और इसीलिए आप चिंता मत करो, आप सिर्फ अपनी रिकवरी पे ध्यान दो। और ये सुन के ग्रैंड बाजार अपनी टेबल को बैच बारजा के मुंह पे फेंक के मारते हैं और फिर वो उसके काफी खतरनाक पंच मारते हैं, जिसकी वजह से बैच बारजा दीवार तोड़ के बाहर निकल जाता है। फिर बाशु बाजा अपने फादर से पूछता है कि आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया। तो ग्रैंड बाजार कहते हैं कि काफी समय से मुझे काफी सारे डीमंस की कंप्लेंट्स आ रही है, ये कहते हुए कि उनके बेटे और उनके पड़ोसियों को जॉब से निकाल दिया गया है, और मुझे पता लगा है कि तुम ही ने उन्हें निकाला है। वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम इतने ज्यादा बेवकूफ होंगे कि तुमने डैरियल जैसे कीमती खजाने को ऐसे ही जाने दिया, और तुम अभी के अभी डैरियल को वापस लेके आओ और उससे माफी मांगो। ये सुन के बैच बारजा गुस्सा हो जाता है और बोलता है मैं कभी भी उस यूजलेस पर्सन के भरोसे नहीं रहूंगा, मैं अपनी खुद की एबिलिटीज का यूज करूंगा और सक्सेस को अचीव करूंगा। आखिरकार मैं हिस्ट्री के सबसे ताकतवर जनरल ग्रैंड बाजार का बेटा जो हूँ, मैं सभी को प्रूव करूंगा कि शेर का बेटा शेर ही होता है। और ऐसा बोलने के बाद बैच बारजा वहाँ से चला जाता है। वहीं ग्रैंड बाजार कहते हैं तुम दोनों एक साथ काम क्यों नहीं करते हो। फिर वो कहते हैं डैरियल तुम कहाँ पर हो और क्या कर रहे हो। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं मारिका के मॉम को, जो कि मारिका को उठाने आई थी, और कहती है मारिका तो हमेशा काफी जल्दी उठ जाती है क्योंकि उसे डैरियल के लिए खाना बनाना होता है, लेकिन आज वो क्यों नहीं उठी। उसके बाद वो गेट ओपन करती है और उन दोनों को देख के बोलती है ओह ये दोनों तो काफी एंजॉय कर रहे हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मारिका उठ के नीचे आने लगती है और बोलती है कि मुझे माफ करना, आज मैं सुबह उठ के ब्रेकफास्ट नहीं बना पाई। और फिर हम डैरियल को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा थका हुआ लग रहा था, और तभी उसका सीढ़ियों पे से पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। मारिका के मॉम डैड उसे देख के कहते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। तो डैरियल कहता है कि माफ करना मैं ठीक हूँ। और अब अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि वो लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और मारिका के डैड डैरियल से पूछते हैं कि तुम इतने थके हुए क्यों लग रहे हो। तो ये सुन के डैरियल और मारिका दोनों ही शर्मा जाते हैं। फिर गिल्ड मास्टर कहते हैं कि लगता है तुमने कल रात को कुछ ज्यादा स्टीम ले ली थी, तुम्हें समय का ध्यान रखना चाहिए। तो डैरियल कहता है कि हाँ मैं आगे से ध्यान रखूंगा। फिर मारिका की मॉम मारिका से कहती है मारिका मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तो मारिका अपनी मॉम को थैंक्स बोलती है। उसके बाद हमें गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डैरियल गिल्ड मास्टर के साथ बैठा हुआ था और वो कहने लगता है कि ये मूवमेंट कितना ज्यादा ऑकवर्ड है। तभी गिल्ड मास्टर डैरियल को देख के घूरने लगते हैं। तो डैरियल घबरा के सोचने लगता है कहीं इन्हें उस बारे में पता तो नहीं लग गया। तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं कि हर्ब्स कलेक्ट करने वाली जॉब्स काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो क्या तुम उन्हें पूरा कर दोगे। तो डैरियल कहता है कि हाँ मैं उन्हें पूरा कर दूंगा। फिर वो मन में सोचने लगता है कि चलो शुक्र है इन्हें पता नहीं लगा। तभी मारिका की मॉम डैरियल के पास आके कहती है क्या तुम मेरी इस काम में मदद करोगे। तो डैरियल भी मान जाता है और वो उनकी हेल्प करने लगता है। तभी मारिका की मॉम डैरियल के कान में कहती है कि मैं प्रे करती हूँ कि तुम और मारिका साथ में काफी अच्छे से रहो। और ये बात सुन के डैरियल के पसीने छूट जाते हैं। डैरियल कहता है कि इन्हें साफ साफ पता है कि क्या हुआ था, लेकिन मैं ऐसे चुप तो नहीं रह सकता, मुझे कुछ तो कहना ही होगा। लेकिन क्या मुझे उस बारे में भी बताना होगा। नहीं मैं नहीं बता पाऊंगा। और फिर डैरियल सोचने लगता है शायद मुझे इन लोगों से मारिका का हाथ मांग लेना चाहिए। ऑफ कोर्स मैं ऐसा करूंगा। तभी गिल्ड मास्टर डैरियल को काफी गुस्से में बुलाते हैं और डैरियल गिल्ड मास्टर के हाथ में कुल्हाड़ी देख के डर जाता है और वो बोलता है कि क्या हुआ। तो गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है। उसके बाद वो लोग गिल्ड में आ जाते हैं। गिल्ड मास्टर डैरियल से कहते हैं कि मैं और मेरी वाइफ काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं और अब ये मारिका और तुम्हारा समय है। और ये सुन के डैरियल सोचता है शायद इन्हें पता लग चुका है कि कल रात को क्या हुआ था, मैं इन्हें सब कुछ सच सच बता देता हूँ। और अब डैरियल उन्हें बताने ही जा रहा होता है तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जगह इस विलेज के चीफ बन जाओ। और ये बात सुन के डैरियल शॉक हो जाता है और बोलता है लेकिन मैं क्यों। तो वो कहते हैं कि तुम्ही ने तो मिथिल की माइन को वापस लिया है और इसी वजह से ये विलेज वापस से जिंदा हो पाया है, और यही कारण है कि तुम इस विलेज के चीफ बनने के लिए बिल्कुल क्वालिफाइड हो। तो डैरियल बोलता है कि नहीं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लिए काफी बड़ी है। तो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि शुरुआत में ऐसा लगता है लेकिन बाद में तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी और लोग ऐसे ही तो ग्रो करते हैं। ऐसी हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से उन्हें अंत में उसका फल जरूर मिलता है, यही तो जिंदगी है। वैसे रिटायर होने के बाद मैं इस जॉब को मिस करूंगा, लेकिन ये जॉब मैं तुम्हें दे रहा हूँ इसलिए मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। और ये बात सुन के डैरियल सोच में पड़ जाता है। तभी वो मारिका की तरफ देखता है और बोलता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना। फिर डैरियल गिल्ड मास्टर से कहता है कि ठीक है मैं इस विलेज का चीफ बनूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे मारिका से शादी करने दीजिए। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा उसे खुश रखूंगा। ये सुन के गिल्ड मास्टर थोड़े शॉक होते हैं लेकिन वो हाँ कर देते हैं। और ये बात सुन के मारिका की आंखों में आंसू आने लगे थे और डैरियल उसे देख के कहता है कि ये लड़की जब मेरे पास कहीं जाने के लिए कोई जगह नहीं थी तब इसी ने मेरे लिए वो जगह बनाई जहाँ पे मैं बिलोंग कर सकूं। उसके बाद डैरियल मारिका के पास आता है और कहता है कि मारिका क्या तुम मुझसे शादी करोगी। और मारिका वापस पूरी स्पीड में आती है और डैरियल को हक कर लेती है और डैरियल के मुंह से खून आने लग जाता है और वो दरवाजा तोड़ के बाहर घसीटता हुआ जाता है। लेकिन इस बार डैरियल अपने आप को संभाल लेता है और एक ऊंची छलांग मारता है और फिर वो ऊपर जाकर मारिका को पकड़ लेता है और बोलता है अब से हम दोनों अपनी जिंदगी खुशी से बिताएंगे। तभी मारिका बोलती है हम 2 नहीं 3। उसके बाद डैरियल कहता है कि मैंने मारिका
से शादी कर ली और उसके बाद मैं लक्स विलेज का मेयर बन गया और अब 1 साल बीत चुका है और तब से लक्स विलेज काफी ज्यादा ग्रो हो चुका है और पहले से काफी बड़ा बन चुका है और मिथरल की प्रोसेसिंग भी काफी अच्छी चल रही है और ये विलेज अपनी तरक्की की चरम पे पहुंच चुका है जितना आज तक कभी नहीं हुआ। ये बात मुझसे फादर ने कही थी। उसके बाद डैरिल स्मिथ के ग्रेव के पास बैठ के कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया उस सब के लिए जो भी आपने मुझे सिखाया मिस्टर स्मिथ, आप हमेशा में देखते रहना। उसके बाद डैरिल अपने घर वापस आता है और मारिका उसका स्वागत करती है और उसके साथ में उसका बेबी भी था। तो डैरिल बोलता है कि ग्रैन बिल्कुल छोटी मारिका की तरह दिखता है। तो मारिका बोलती है लेकिन इसकी आंखें तुम्हारी तरह है। फिर डैरिल बोलता है कि ग्रैन ये मेरा बेटा है और इसका नाम मैंने उनसे लिया है जिन्हें मैं पिता की तरह प्यार करता था, जिन्होंने मुझे 30 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया, लॉर्ड ग्रैन बार्जा। और आज से केवल 1 साल पहले मैं डीमंस के साथ रहा करता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो काफी ज्यादा पुरानी बातें हो चुकी है। तभी हम गाशिता को देखते हैं जो कि भागा हुआ घर की तरफ जा रहा था और वो बोलता है कि बड़े भाई ये काफी बड़ी खबर है। तो डैरिल बोलता है क्या हीरोज आ रहे हैं? तो गाशिता बताता है कि हाँ मैंने सुना है कि वो यहाँ पे पहुंच ही चुके हैं। तो गाशिता गिल्ड मास्टर से कहता है क्या ये हीरो काफी ज्यादा अमेजिंग है? तो गिल्ड मास्टर कहते हैं कि तुम्हें उसके बारे में नहीं पता, लेकिन फिर भी तुम इतना एक्साइटेड होके आ रहे हो। फिर वो बताते हैं कि हीरोज वो लोग होते हैं जिन्हें डीमंस को मारने की ड्यूटी मिली होती है और वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एडवेंचरर होते हैं। तो डैरिल बोलता है कि डीमंस की नजरों में तो हीरोज मर्डरर होते हैं। मैंने एक बार एक हीरो को लड़ते हुए देखा था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लड़ रहा था और वो हीरो दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी था। और अब डैरिल सोचता है कि आखिरकार वो यहाँ पे आया क्यों है? कहीं वो मुझे तो मारने नहीं आया, क्योंकि पहले मैं डीमन किंग आर्मी में था। तभी गिल्ड मास्टर कहते हैं कि हीरो को ग्रीट करने का काम मैं तुम्हें देता हूँ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि डैरिल अपना मुंह ढककर हीरोज को ग्रीट करने के लिए जाता है और साथ ही में वो अपने वेपन को भी रेडी रखता है कहीं उसे लड़ना ना पड़ जाए। और तभी उस कार्ट में से एक लड़की हीरो बाहर आती है। उसे देख के डैरिल कहता है कि इसकी तो दाढ़ी है ही नहीं, और वो हीरो अपना नाम लेडी बताती है। और वहाँ पे एक भाला मारने वाला भी होता है और उसका नाम होता है शेषा, और उसी के साथ की एक लड़की का नाम होता है सातो में। फिर डैरिल कहता है कि मैं मेयर हूँ डैरियल। तभी हीरो कहती है क्या कोई प्रॉब्लम है? तो डैरिल कहता है कि नहीं, बस मैंने सोचा नहीं था कि वो ऑनर्ड हीरो एक जवान लड़की होगी और इसीलिए मैं थोड़ा सा सरप्राइज दूं। तो वो बताते हैं कि जो मेरे प्रेडेसेसर थे वो डीमंस के साथ हुई लड़ाई में काफी ज्यादा जख्मी हो गए और इसीलिए अब वो रिटायर हो चुके हैं। तो डैरिल सोचता है कि चलो अब मुझे कोई पहचानेगा नहीं, और वो अपने मास्क को उतार देता है। तभी वो लड़की कहती है कि डैरियल क्या तुम वो पर्सन हो जो कि दूसरे लोगों को उनकी एज और जेंडर से जज करते हो? और ये बात ध्यान रखो कि युद्ध का अधिकार सिर्फ और सिर्फ लड़कों को नहीं है। तो डैरिल कहता है कि मेरी रूडनेस के लिए मैं माफी चाहता हूँ, और वो हीरो उसे तिरछी नजर से देखती है। तो डैरिल बोलता है कि ये हीरो तो काफी ज्यादा डरावनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग विलेज के अंदर घूमने लग जाते हैं। फिर सातों में बोलती है वैसे देखा जाए तो इस विलेज के अंदर डीमन किंग को हराने की चाबी है। तो डैरिल कहता है कि डीमन किंग को हराने की चाबी? तभी हीरो बोलती है कि वो मिथरल वेपन्स की बात कर रही है और हम कुछ वेपन्स बनाने का ऑर्डर देना चाहेंगे। तो डैरिल कहता है कि अच्छा तो ये इसलिए यहाँ पर आए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लेडी अपने हाथ पे कुछ नोट्स लिख के आई होती है जो कि वो पढ़ रही होती है, और उसमें लिखा होता है कि अच्छे से बात करने का सही तरीका क्या होता है। ये देख के डैरिल सोचता है कि हीरो को नोट्स की जरूरत पड़ रही है अच्छे से बात करने के लिए। ये लड़की सच में काफी ज्यादा अजीब है। उसके बाद डैरिल उन्हें अपने घर पे लेके आ जाता है और फिर वो अपने बेटे ग्रैन को संभालने लगता है क्योंकि वो रो रहा था। तभी लेडी कहती है क्या ये तुम्हारा बेटा है? तो डैरिल कहता है कि हाँ। फिर डैरिल उससे पूछता है क्या तुम इसे गोद में लेना चाहोगी? तो लेडी कहती है कि हाँ, इसे जल्दी से मुझे दो। फिर डैरिल सोचने लगता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन हीरो मेरे बेटे को उठाएगी। और उसके बाद ग्रैन काफी ज्यादा अजीब सी हरकतें करने लगता है और अब डैरिल सोचने लगता है कि इन हरकतों से प्रूव होता है कि ये मेरा ही बेटा है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। और अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो।